हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी सेशन। मेरा नाम है पंकज, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर। और आज हम सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट जीरो से लेकर के हायर लेवल तक का डाइस कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, बस एक क्लास कर लो और कभी नहीं भूलोगे। हर एक सवाल आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे। 2 4 5 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप जो है बड़ी प्यार से डील कर सकते हैं, किसी भी लेवल का चाहे वो क्वेश्चन हो। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा कि ये जो हमारी क्लास है ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। और आगे मैं कोशिश करूंगा कि वन शॉट क्लासेस ही अपनी आए, मतलब कि पर डे एक ही क्लास, सॉरी पर डे नहीं, जब भी आपको कोई क्लास मिले तो वो पूरी की पूरी क्लास एक ही मिले, चाहे वो 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, 40 मिनट की हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की क्लास हो, मतलब एक ही वीडियो में कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाए, वन शॉट लेक्चर आपको मिल जाए, तो बार बार हर कहीं भटकना नहीं पड़े। एक ही वीडियो में कंप्लीट चीजें कवर करने की हम आज कोशिश करेंगे। अभी के लिए अगर मैं बात करता हूं तो कंप्लीट सब्जेक्ट्स की क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, एक ही जगह के ऊपर चल रही हैं, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर चल रही हैं। ये कंप्लीट एग्जाम्स को हम कवर करेंगे इस वाले बैच में, या कह दीजिए इन वाली क्लासेस में। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर रहेंगी। चाहे आप सीआरपीएफ की तैयारी करें, चाहे बीएसएफ की, आईटीबीपी, सीएसएफ, एसएसबी, जो है असम राइफल्स, रेलवे पुलिस, स्टेट की कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपकी पटवारी की हो, चाहे आपकी वीडियो की हो, चाहे फिर स्टेट पुलिस की एग्जाम हो, या फिर एसएससी की कोई एग्जाम हो, पुलिस की कोई एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये क्लास इंपॉर्टेंट है, या इस क्लास का सिलेबस जो है वो हम कवर करेंगे, बिल्कुल वास्ट तरीके से जो है वो कवर करने जा रहे हैं। और इस बात का प्रमाण मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा कि सर आप कैसे कह सकते हो कि आपका पढ़ाया हुआ हर एक एग्जाम में आ जाएगा। तो मैं बहुत सारे बैचेस में, हमारे अलग अलग बैचेस चलते हैं, उनके अंदर बोलता हूं, ये बात मैं कहता हूं कि मैं बिल्कुल गलत व्यक्ति हूं इस बात का जवाब देने के लिए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपके कौन से एग्जाम में आएगा। तो सर जी फिर सही व्यक्ति कौन है? सही व्यक्ति आप खुद ही हैं। जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊं, जैसे अपन आज डाइस पढ़ेंगे, इस डाइस को पूरा आप लोग पढ़िएगा। पढ़ने के बाद में जो भी मैं आपको छोटा मोटा काम बताऊं उसको करना है आपको। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको गूगल पे जाना है, या आपके पास में कोई बुक है, कोई प्रीवियस ईयर की बुक है, मान लो आप जो है वो सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो सीआरपीएफ की कोई बुक होगी आपके पास, सीआरपीएफ का कोई मॉडल पेपर होगा, या फिर गूगल पे जाके लिखेंगे सीआरपीएफ प्रीवियस ईयर पेपर, वहां रीजनिंग का पेपर निकालेंगे, वहां उस रीजनिंग के पेपर में आप डाइस के सवाल ढूंढेंगे। और वो डाइस के सवाल अगर आपने लगा लिए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता शायद। एक टीचर अगर आपको इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो समझ लो इससे ऊपर कुछ नहीं है कि भाई तुम जाओ और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो है वो पेपर उठा करके देखो, और वहां अगर सवाल हो जाए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ठीक है, चलो। और साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो तो अब कमेंट तो करते रहना, अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन। डेली मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा, रिसेंट क्लास के ऊपर जो है वो जरूर आप लोगों को अपने कमेंट देने हैं, ताकि मैं भी समझ पाऊं कि आपको कितना मजा आ रहा है। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, उस एग्जाम के लिए भी जिसमें रीजनिंग आती है, बैंकिंग छोड़ करके इस वाले एग्जाम, मतलब कि बैंकिंग छोड़ करके आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, स्टेट एग्जाम या सेंट्रल एग्जाम, उसके लिए ये जो है क्लास, चाहे उस एग्जाम का नाम यहां नहीं भी लिखा हो तो भी ये उसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, डेली आप लोगों को जो है हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। 28 अप्रैल, मतलब कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो कल यानी 29 तारीख को डलेगा। तो बेसिकली ये कंप्लीट जो है वो शेड्यूल है आपकी सभी क्लासेस का। सुबह 10 बजे की क्लास हमने लाइव रखी है आप लोगों के लिए। सुबह 10 बजे करंट अफेयर की क्लास जो है वो डेली बेसिस पर लाइव रहेगी, जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर रहेगी। और इसके अलावा डेली सुबह 8 बजे आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिलने वाला है। जैसे मंडे को सुबह 8 बजे मैथ्स का रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिलेगा, सुबह 8 बजे रीजनिंग का रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिलेगा, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को क्लास मिलेगी आपको जनरल साइंस की, इंग्लिश की क्लास मिलेगी आप लोगों को जो है थर्सडे को, फ्राइडे को हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलने वाली है, सैटरडे को मैथ्स की क्लास, और जो है संडे को रीजनिंग की क्लास आप लोगों को अगेन देखने को मिलेगी। आगे चल के टाइम टेबल में थोड़े बदलाव होंगे, वो आपको क्लासेस में ही बताए जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये क्लासेस हैं, इनसे बेहतर ही बदलाव होंगे, कम नहीं होंगे। इसी के साथ जो भी बच्चा जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए बेस्ट क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन हमने आप लोगों के लिए डिजाइन करा है। यहां 4200 से भी ज्यादा सवाल आप लोगों के लिए डिजाइन करे हैं। इस पूरे पेपर में हम जो है, इन पूरी क्लासेस में हम जो है 1800 से ज्यादा जीके के सवाल
600 से ज्यादा मैथ्स के सवाल, रीजनिंग के सवाल 600 से ज्यादा, हिंदी के 400 ज्यादा, इंग्लिश के 400 ज्यादा और जीएस के जो है 400 ज्यादा सवाल, टोटल 4200 सवाल जो है वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ एक प्रॉपर बहुत ही नॉर्मल फीस के अंदर, ज्यादा बड़ा नहीं होगा इंट्रोडक्शन, चिंता मत करिए, और पहली क्लास है आज इसलिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करना भी जरूरी है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। प्लस इसी के साथ साथ हमने बहुत नॉर्मल फीस में, ना के बराबर फीस में, 11 रुपए मेरे हिसाब से गोलगप्पे खा जाओगे तुम शाम को, बाहर जाओगे तो खा जाओगे नहीं खा जाओगे, तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए में एक बैच प्लान करा है हम लोगों ने आप लोगों के लिए, जहां पर हम अगेन 1 साल की वैलिडिटी के साथ कंप्लीट क्वेश्चन को मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में, कह दीजिए नोट्स के फॉर्मेट में आप लोगों को एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराएंगे। कौन सी एप्लीकेशन पर? माय राइजिंग डी एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर पर जाइए, माय राइजिंग डी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जो भी सारी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही है उनका तो मजा लीजिए लीजिए, एक मात्र 11 रुपए का बैच है, इसको भी एनरोल कर लीजिए और अपनी क्लासेस के साथ में कोऑर्डिनेशन बना के चलो कि नोट्स रिवीजन करने पड़े तो वो कर लिए, मॉक टेस्ट लगाना पड़ा तो वो लगा लिया, और ये प्रॉपर आप लोगों के लिए बैच है, इसको एनरोल कर सकते हैं आप लोग, इसकी 1 साल की वैलिडिटी रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि कोई भी नई वैकेंसी, कोई भी उसका रिजल्ट, आंसर की एडमिट कार्ड आउट होता है तो बहुत जल्दी बेहतरीन लेवल पर हम आप लोगों के लिए जो है वो इस चैनल के ऊपर वीडियो डाल करके इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारा 1 लाख का परिवार होने वाला है, बहुत जल्द हो जाएगा, तो आप लोग जो है जुड़ करके और इसका जो है वो सहयोग जरूर करें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। डाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पासा हम पढ़ने जा रहे हैं। पासा बेसिकली क्या है? आप जब घर पे होते हो, गर्मियों की छुट्टियां पढ़ने वाली हैं, तो गर्मियों की छुट्टियों में जब आप स्कूल टाइम में थे तो सेशन छुट्टी होती थी, तो आपको जो है पापा पापा अंकल जो भी कोई है बाहर घूमने से बचने के लिए, दोपहर में बाहर नहीं जाना है, खेलना नहीं है, तो खेलने से बचने के लिए सांप सीढ़ी लूडो कैरम वगैरह ला करके देते थे आप लोगों को, और आप उनको खेल करके काफी एंजॉय करते थे। तो उसी पासे के ऊपर हमें बात करनी है, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। उससे पहले एक बार मैं इसको शुरू करूं, उससे पहले पूरी रीजनिंग के ऊपर छोटी सी बात कर लेता हूं। पूरी रीजनिंग आपके डे टू डे लाइफ में बहुत काम आती है। क्लॉक पढ़ेंगे, घड़ी काम आती है, कैलेंडर पढ़ेंगे, काम आता है, ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, रिश्तों के बारे में जानकारी आपको काम आती है, डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ेंगे, गूगल मैप्स आ गया आजकल तो, लेकिन डायरेक्शन डिस्टेंस फिर भी काम में आते हैं। मिरर इमेज, शीशे में अपने आप को देखते हो, वाटर इमेज, कीचड़ में भरे हुए पानी में अपने आप को देखते हो, तो इस तरह के सारे ही चैप्टर डे टू डे लाइफ में आपके काम आते रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो दिक्कत है कई बच्चों को कि सर पढ़ तो ले, लेकिन ये हमारे काम कहाँ आएगा, तो रीजनिंग के साथ तो ऐसा नहीं है, रीजनिंग जो है हर कहीं काम आएगी। मोस्ट इजी सब्जेक्ट ऑफ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो सबसे आसान सब्जेक्ट है ये। और एक चीज और मैं बता देता हूं, क्लास में ही क्लियर करता हूं, घर पे ज्यादा समय नहीं देना है। मैं क्लास में ये समझ के पढ़ाऊंगा कि बच्चा घर पे जाके पढ़ता ही नहीं है, छोटा मोटा काम दो वो करना है, इसके अलावा कुछ भी अलग एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, यहीं से सब कवर हो जाएगा भाई आप सब लोगों का। आइए शुरू करते हैं डाइस को। तो अगेन सॉरी, सारी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग हम यहाँ कवर करेंगे। आज अपना पहला ही टॉपिक है, आगे जो वन शॉट वीडियोस आते रहेंगे, पर डे हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ज्यादा लंबी बातचीत हो गई। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। डाइस यानी कि पासा हम पढ़ने जा रहे हैं। आपने पासा देखा होगा, एक 3D स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की एक 3D स्ट्रक्चर होती है, इसी को हम जो है वो पासा कहते हैं। बोलो होती है कि नहीं होती है? इसके ऊपर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली 2 प्रकार के सवाल बनते हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पासे का इंट्रोडक्शन ही ले लेते हैं। पासा आखिर होता क्या है? पासा जो है वो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 3D स्ट्रक्चर है, और उसकी जो है एक बार में मैक्सिमम 3 सरफेस देखी जा सकती हैं। या तो आप एक देख लो, या मैक्सिमम 2 देख लो, या मैक्सिमम 3 देख लो, 3 से ज्यादा सरफेस आप नहीं देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इमेजेस भी अटैच करी गई, भाई देखो इनसे ज्यादा नहीं देख पा रहे हो आप लोग इमेजेस के अंदर, ठीक है। चौथी इमेज, जो चौथी सरफेस जैसे देखने की कोशिश करोगे एक छिप जाएगी। अच्छा, मिरर वगैरह नहीं, नेक्ड आई से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक बार में 3 से ज्यादा सतह नहीं दिखती हैं। डाइस के बारे में कुछ जानकारियां, और डाइस के ऊपर जो है 6 सरफेस होती हैं। कोई भी पासा है, जैसे एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक नीचे, ऐसे करके कुल 6 सरफेस है 6 सतहें मौजूद है। 8 इसमें कोने होते हैं, आपने अभी भी देखा, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ऊपर 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 4, 4 कोने हैं। 4 क्या है? कॉर्नर्स होते हैं, और 12 एजेस होते हैं। एजेस का मतलब है किनारी। ऐसे समझ लो जिस कमरे में तुम बैठे हो वो तुम्हारा डाइस ही है। इसके अंदर ऊपर की तरफ 4 कोने हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सामने और पीछे 6 लेयर हैं, और 12 एज हैं। एज का मतलब ये है, ये इधर वाली दीवार और ऊपर वाली दीवार जिस एज पे, जिस कोने पे जाके मिल रही है, पूरा का पूरा कोना जो है वो एज कहलाएगा जिसको किनारा कहते हैं आप लोग।
डाइस दो प्रकार के होते हैं भाई। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस जो आप घर पे खेलने के लिए काम में लेते हो। दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस जिसको आप गैर मानक पासा कहते हो। स्टैंडर्ड डाइस पे कुछ चीजें फिक्स है। एक मिनट बेटा। स्टैंडर्ड डाइस पे कुछ चीजें फिक्स हैं कि भाई इस सरफेस पर एक लिखा होगा, इस सरफेस पर दो लिखा होगा, इस सरफेस पर तीन लिखा होगा और ऐसे करके 6 तक के नंबर लिखे होंगे स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर। गैर मानक पासे में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। गैर मानक पासे में एबीसीडी लिखा जाए, रंगों के नाम लिखे आ जाए, लाल नीला हरा पीला गुलाबी, कुछ लोगों के नाम लिखे हुए आ जाएं, शीला मुन्नी गीता सीता मीता नीता जो भी हो, इस तरह से नाम लिखे हुए आ सकते हैं। कोई एबीसीडी लिखी हुई आ सकती है, कोई सिंबल लिखे हुए आ सकते हैं। गैर मानक पासे में कुछ भी आ सकता है। स्टैंडर्डाइज के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। अच्छा, स्टैंडर्डाइज पे भी जाऊं उससे भी पहले एक छोटी सी बात और कर लेता हूं। कोई भी चैप्टर जब मैं आप लोगों के साथ शुरू करूंगा तो मैं हमेशा उस चैप्टर के शुरुआत में इंट्रोडक्शन के साथ में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जरूर बताऊंगा आपको। इससे क्या होगा, कोई भी चैप्टर में कितने भी प्रकार के सवाल बनने होंगे आपको पहले बार से पहले जो है 5 मिनट में पता चल जाएगा कि यार इस चैप्टर में ये 8 प्रकार के सवाल बनते हैं, इस चैप्टर में 10 प्रकार के सवाल बनते हैं, इस चैप्टर में 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। उससे क्या होता है, पूरे चैप्टर को आसानी से पढ़ना आसान हो जाता है। एक इमेजिनेशन क्रिएट कर पाते हो आप उस चैप्टर की। यार मुझे ये चैप्टर मतलब ये 4 टाइप, ये चैप्टर मतलब ये 16 टाइप, ये चैप्टर मतलब ये 10 टाइप, ये चैप्टर मतलब ये 4 टाइप। तो आपको जो रीजनिंग के लिए सबसे बड़ा मिथ है कि सर जी नंबर सीरीज का सवाल तो कुछ भी आ जाता है, सर जी ओड वन आउट का सवाल तो कुछ भी आ जाता है। 4 प्रकार के मात्र ही सवाल होते हैं ओड वन आउट में। बहुत बारीकी से हर एक चीज को डिटेल में अपन पढ़ेंगे। कोई भी चैप्टर हो, ब्लड रिलेशन मात्र 3 प्रकार के सवाल होते हैं। तो उन चीजों को हम जो है बहुत आसानी से और बहुत बारीकी से समझेंगे। कोई भी चैप्टर शुरू करूंगा तो मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जरूर बताऊंगा भाई इस चैप्टर में जो है ये 3 या 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पहला जो सवाल बनता है वो बनता है क्लोज्ड डाइस के ऊपर। पहला जो सवाल बनता है वो क्लोज्ड के ऊपर बनता है। क्लोज्ड डाइस में 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। पहला बनता है वन कॉमन के ऊपर बेस्ड और दूसरा बनता है 2 कॉमन के ऊपर बेस्ड। ये सवाल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भर भर के आते हैं। जैसे ही मैं कहूंगा ना कि भाई चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद जाके कोई भी कहीं से भी कोई भी सवाल लगाओगे आप लोग अपनी निश्चिंतता के लिए, तो आप लोगों को पता चलेगा सारे सवाल इन्हीं से भरे पड़े हैं। लेकिन इन एडवांस हम एक चीज और ऐड करेंगे जो आपके एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको ऐड करके पढ़ लेते हैं। नो कॉमन का केस भी हम पढ़ेंगे भाई। नो कॉमन का केस भी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ये तो हो गया क्लोज्ड डाइस। एक दूसरा केस और बनता है जिसको अपन ओपन डाइस कहते हैं, और ये एक केस हम पढ़ने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर के अंदर यही 4 प्रकार के सवाल हैं। क्लोज्ड डाइस में 3 प्रकार के सवाल और एक ओपन डाइस का सवाल बनेगा। इसके अलावा कुछ भी इस चैप्टर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, हाँ कि ना? चलिए, थोड़ा धीरे इसलिए भी पढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि जब लाइव क्लास अपनी होती है तो बच्चों से इंटरेक्शन होता है, तेज पढ़ते हैं तेज चलते हैं, ठीक है। और वहां में चुप रहने का भी थोड़ा समय मिल जाता है 4-5 सेकंड का। रिकॉर्डेड क्लास के अंदर क्या है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होता नहीं है। आप लोगों के साथ में अब आप मेरे को देख रहे हो, लेकिन मैं ये वीडियो पता नहीं कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लगातार मैं जब बोलता हूँ तो गले में प्रॉब्लम होना ऐसे थोड़ी मोटी चीजें हो जाती हैं, तो धीरे बोलना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है इस केस के अंदर। लेकिन एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं है, खुशी में कोई कमी नहीं है, मोटिवेशन में कोई कमी नहीं है, ये बात पक्की भाई, ठीक है। आ जाओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो तुम कितने मोटिवेटेड हो, ठीक है। एक बार अभी के भी बताओ कि तैयार हो क्या आगे के बहुत सारी क्लासेस के लिए, ठीक है। चलो यार, तो जैसा मैंने बताया कि भाई साहब इतने प्रकार के सवाल इन चैप्टर में देखेंगे। अब थोड़ा सा वापस आते हैं कि भाई डाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब थोड़ा बारीकी से समझते हैं आखिर स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है। स्टैंडर्ड डाइस क्या है? स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? इफ द सम ऑफ 2 अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7, अगर 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए, 7 हो जाए, तो उसे हम मानक पासा कहते हैं। मतलब कि पासे की एक सरफेस पे 1 हो और उसके जस्ट अपोजिट साइड दूसरी तरफ जो है 6 लिखा हो, एक साइड में 2 हो, जस्ट पीछे की तरफ अपोजिट साइड में 5 लिखा हो, 3 हो, जस्ट अपोजिट साइड में 4 लिखा हो, तो अपोजिट सरफेसेस का क्या योग 7 हो गया कि नहीं हो गया भाई? चेक करो जरा। एक के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 4 है। बोलो है कि नहीं, हाँ कि ना? बिल्कुल है साहब। अपोजिट सरफेस का सम 7 है। तो कोई भी पासा
जिसकी अपोजिट सतहों का योग 7 हो जाए वो एक स्टैंडर्ड डाइस है, वो एक मानक पासा है। ऐसे ही नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या कहता है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस ये कहता है कि भाई कोई दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, आसपास की भले ही 7 हो जाए। सोच के देखो, मैं डाइस अभी स्टूडियो में रखा हुआ नहीं है, नहीं तो मैं आपको डाइस से बताता। सोच के देखो, जैसे कुछ भी ले लेते हैं अपन, ये रिमोट समझ लो डाइस ही है, एक ऊपर सरफेस, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, एक सामने, एक पीछे, ऐसा समझ लो डाइस है। मैं कह दूं इधर 5 लिखा है, लिखा है 5, तो इसके पीछे की ओर कहीं ना कहीं दो जरूर लिखा होगा, तब ये मानक पासा होगा। अगर यहां 5 लिखा है, इसके बगल में 2 लिख दूं मैं, तो क्या अपोजिट साइड में 2 रखा होगा ना? बगल में 2 रख दिया गया है, तो ये मानक पासा नहीं हो सकता, ये तो नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया हो गया, गैर मानक पासा हो गया। तो दो डेफिनेशन है, दो बेसिक बेसिक बातें हैं कि कोई भी स्टैंडर्डाइज कब होगा? जब दो विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए। और कोई भी नॉन स्टैंडर्डाइज कब होगा? जब विपरीत सतहों का योग 7 ना हो। या आप ऐसे भी कह सकते हो, अपोजिट नहीं, आसपास की साइड्स का सम 7 हो जाए, तब भी वो गैर मानक पासा ही होगा। क्योंकि सोच के देखो, 5 यहां लिखा है, 2 यहां लिख दू बगल में ही, तो 5 और 2 आसपास की दो सतहों का योग 7 हो गया ना। अब पीछे तो 2 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गैर मानक पासा हो गया। तो बड़ी आसान सी चीज है। और जो आप घर पे काम में लेते हो लूडो खेलने के लिए, लूडो, वो एक मानक पासा ही होता है। उसमें आप नोटिस करके देखना, अगर आपके आसपास में या घर में है तो उसको नोटिस करके देखो। अगर 1 लिखा है इधर, तो जस्ट पीछे की तरफ 6 लिखा होगा। 2 लिखा है इधर, तो जस्ट इधर 5 लिखा होगा। 4 लिखा है नीचे, तो जस्ट ऊपर 3 लिखा होगा। अपोजिट सरफेस का सम 7 ही होगा। बोलो बात समझ में आई, हाँ कि ना? लाइव वाली आदत है। चलो, तो बेसिकली जो है ये एक गैर मानक पासा हो गया है। अब थोड़ा सा समझते हैं, एग्जाम में जब सवाल आता है तो आपको बताता नहीं है कि ये मानक पासा है, ये गैर मानक पासा है। बहुत सारे सवाल भी हैं आप लोगों के लिए, चिंता मत करो। देखो इधर भर भर के सवाल है, ज्यादा डाइस आ रहे हैं एग्जाम में, कम डाइस आ रहे हैं, हर एक चीज को बहुत बारीकी से हमने कवर किया है इस वीडियो, कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। चलो, तो उम्मीद करता हूं ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एग्जाम में जब सवाल आता है तो बताता नहीं है कि ये मानक पासा है कि गैर मानक पासा है। एग्जाम में बस सवाल आ जाएगा। तो एग्जाम में जब सवाल आ जाएगा तो आपको खुद से कुछ चीजों के ऊपर काम करना है। मानक पासा हो या गैर मानक पासा हो, कुछ स्पेशल रूल्स बता रहा हूं, वो उसी तरह से काम करेगा। ठीक है, ये जो मैंने टाइप्स लिखे हैं, ये अलग अलग नहीं है कि भाई मानक पासे पे ये लगेगा और गैर मानक पे ये लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मानक पासा हो तब भी यही काम करने हैं, गैर मानक पासा हो तब भी यही काम करना है। क्लोज डाइस, ओपन डाइस। तो सबसे पहले हम समझेंगे अब क्लोज्ड डाइस को, दैट इज बंद पासे को थोड़ा सा समझते हैं बारीकी से। स्टार्ट कर रहे हैं भाई। यहां से अब जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अब तक तो बेसिक था। क्लोज्ड डाइस, क्लोज्ड डाइस वैसे तो एक 3D स्ट्रक्चर इस तरह की होती है किसी भी डाइस की, पर हम इस तरह की स्ट्रक्चर को जो है वो एग्जाम में नहीं डाल सकते, क्योंकि पीछे के सरफेसेस दिखाने नहीं होते। तो एग्जाम में सरफेस जो है वो इस तरह की दिखाई जाती है, क्योंकि 3 ही सरफेस दिखानी होती है ना आपको एग्जामिनर को। तो इसी तरह से बस सरफेस दिखाई जाती है, पीछे की 3 छुपा दी जाती है। इसको हम इस तरह से भी कई बार लिख देते हैं, ऐसे भी, कि भाई ABC, थोड़ा समय बचाने के लिए बस, और कुछ भी नहीं। तो ये भी इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां बस लाइन नहीं खींची बाकी वाली। ठीक है, ये क्लोज्ड डाइस है। क्लोज्ड डाइस के ऊपर जो है एग्जाम में जब सवाल आएगा, अच्छा कुछ और थोड़ी सी छोटी सी बातें, थोड़ा और उस पर चर्चा करेंगे हम। ये एक चीज, कुछ और बातें सुनते हैं, फैक्ट है कुछ, देखिएगा। In the dice, one surface is opposite and one surface is to any one surface and 4 are adjacent. कुल मिला के बात ये है कि भाई एक जब पासा होता है उसकी 6 सरफेसेस होती हैं, एक सरफेस उसकी एक सतह के तो विपरीत होती है, और बाकी सभी एडजस्टेंट होती है। इसका मतलब निकटतम होती है, आसपास में होती है। सबको पता है, नॉर्मल बात है। नेक्स्ट पढ़ो। पासे की दो विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखेंगे नहीं और कभी भी एक साथ छिपेंगे नहीं। ये भी लॉजिकल बात ही यार। मैं कह दूं कि 5 और 2 विपरीत है, ये बात मैंने बता दी आपको कि विपरीत है ही है, 100% 5 और 2 विपरीत है। तो 5 और 2 को आप कभी भी एक साथ नहीं देख सकते हो। ट्राई करके देखते हैं, आओ। मान लो यहां 5 लिखा है और इस तरफ 2 लिखा है, तो मैं कोई भी एंगल यूज कर लूं, ऐसे 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 ऐसे, मैक्सिमम 3 सरफेस देख सकता हूं एक बार में। कोई भी एंगल यूज कर लूं, मैं दोनों सरफेसेस को एक साथ नहीं देख पाऊंगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिख भी नहीं सकती और एक साथ छिप भी नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम जब आप 3 साइड देखोगे तो एक सरफेस को आपको अपोजिट देखनी ही देखनी पड़ेगी, दिखेगी दिखेगी, देखनी पड़ेगी क्या, दिखेगी दिखेगी, आप उसे छुपा नहीं सकते हो। तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओपन डाई से पढ़ाऊंगा वहां काम आएगा ये बहुत ज्यादा, कि दो अपोजिट सरफेसेस ना तो एक साथ दिख सकती हैं ना ही एक साथ छिप सकती हैं। जब आप सॉल्यूशन करोगे छोटा मोटा पता चलेगा, एक दो के अपोजिट है, दो तीन के अपोजिट है, तीन चार के अपोजिट है, ऐसे कुछ जब आप निकालोगे तो बाद में आपको ऑप्शन के अंदर देखना होगा कौन अपोजिट किसके आ रहा है, अभी पता चल जाएगा। तो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखेंगी भी नहीं और छिपेंगी भी नहीं, ये विशेष तौर से आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरी लाइन पढ़िए, मानक पासे में दो विपरीत फलों का योग सदैव सात होता है। हाँ, स्टैंडर्ड डाइस में दो अपोजिट सरफेस का योग जो है सात होता है, ये बात अभी बता दी आपको। तो ये तो छोटे मोटे फैक्ट्स थे। अब समझो बेटा जी, क्लोज्ड डाइस में एग्जाम में सवाल कैसे बनता है। क्लोज्ड डाइस में एग्जाम में सवाल कैसे बनता है। तो एग्जाम के अंदर जो है दो पासे दे देता है, तीन पासे दे देता है, चार पासे दे देता है, पांच पासे दे देता है। लैंग्वेज में बोलता है कि पासे की अलग अलग सतह हैं, तो आपको फिर सॉल्यूशन करना होता है। लेकिन सॉल्यूशन मैक्सिमम दो ही पासे काम में लिया जा सकते हैं, दो से अधिक काम में नहीं लिया जा सकते। तो आओ दो ही पासों को काम में ले लेके एक बार कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसके बाद में बहुत सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा। आइए देखते हैं सवाल। क्लोज्ड डाइस में पहला टाइप समझते हैं, देखिएगा। पहला टाइप है वन कॉमन केस। एग्जाम में जब सवाल आता है तो अपोजिट सरफेसेस के ऊपर बहुत काम होता है। अपोजिट सरफेस पे बहुत काम होता है। तो इस चैप्टर की जो बैकबोन है वो अपोजिट सरफेस ही है। कोई भी डाइस पे अगर आप अपोजिट सरफेस निकाल पाओगे तो सवाल ऐसे समझ लो 90% वहीं सोल्व हो जाता है। तो आइए वही देखते हैं। सबसे पहले कोई भी पासा जब आपको देता है तो एग्जाम के अंदर आपको सबसे पहला काम ये है देखना है, अच्छा ये तो क्लोज्ड डाइस है, अच्छा ये तो अपोजिट डाइस है, तो पता चल ही जाएगा देखने से। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये देखना है कि भाई कौन से केस का सवाल है। ये वन कॉमन के केस का सवाल है, ये टू कॉमन के केस का सवाल है, ये नो कॉमन के केस का सवाल है। दोबारा एक बार मैं पीछे जाता हूं, शायद इतनी दूर आ गए हैं अपन, 20 मिनट हो गई वीडियो को चलते हुए, तो आप लोग थोड़ा भूल नहीं जाओ, इसलिए वापस से थोड़ा रिमाइंड करवा रहा हूं आपको मैं कि पासे जो है दो प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछेगा। क्लोज्ड डाइस पे मात्र तीन प्रकार के सवाल आ सकते हैं, ओपन डाइस पे ओपन डाइस का एक ही प्रकार का सवाल बनता है। क्लोज्ड डाइस में जो है वो तीन प्रकार के सवाल बनते हैं, तीनों अलग अलग तरीके से सोल्व होते हैं। तो एग्जाम में जब सवाल आएगा तो आपको काम सबसे पहला यही होगा कि भैया कौन से टाइप का सवाल है, वन कॉमन के टाइप का सवाल है, टू कॉमन के टाइप का सवाल है कि नो कॉमन के टाइप का सवाल है। तो उसको हम एक बार सीख रहे हैं दो दो डाइस की हेल्प से, बाद में हम डाइस की संख्या बढ़ा देंगे। अच्छा, तो सवाल पहला जो बन रहा है वो वन कॉमन का बन रहा है। कैसे पता चल गया गुरुजी ये वन कॉमन सवाल है, दोनों पासों में कितनी संख्याएं कॉमन है ये देखना है कि साहब दोनों पासों में सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या कॉमन है जिसको आप सी कहेंगे। तो ये सी जो है वो एक ही संख्या है, बाकी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, बाकी कोई भी अल्फाबेट कॉमन नहीं है। तो वन कॉमन केस का सवाल हो गया। इसको सोल्व करने का एक बहुत स्पेसिफिक तरीका है कि दोनों को पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाओ। अच्छा मतलब गुरुजी सर सी से पकड़ के क्लॉकवाइज चलो, सी बी, ठीक है साहब, सी बी ए। और वैसे यहां पर भी जो था उसको पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाओ, घड़ी की दिशा में घूम जाओ, दक्षिणावर्त घूम जाओ, सी ई डी। बोलो हाँ कि ना भाई, सी से क्लॉकवाइज गए, ई आया, ई के बाद डी आ गया, तो लिख लो उसको भी सी ई और डी। बोलो बात समझ में आई? हाँ ठीक है, चलो। तो भाई साहब इससे हम ये एनालाइज कर पाएंगे कि ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, और इसके अपोजिट हुआ है जो नहीं दिख रहा। ए दिख गया, बी दिख गया, सी दिख गया, डी दिख गया, ई दिख गया, जो नहीं दिखा वो एफ है। कॉमन सेंस की बात है, तो एफ ऐसा है जो पीछे छुपा हुआ है। तो आपने वन कॉमन के केस के अंदर अपोजिट आइडेंटिफाई करने का एक तरीका ढूंढ लिया कि साहब जब भी कोई सवाल वन कॉमन के केस का होगा। एक और सवाल कराऊंगा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो ध्यान से सुनेंगे उस चीज को। जब भी कोई सवाल आएगा तो सबसे पहला काम आपको ढूंढना है वो सवाल वन कॉमन का है, टू कॉमन का है, नो कॉमन का है। अगर सवाल वन कॉमन का हुआ तो उसको सोल्व करने का एक तरीका है कि कॉमन वाले पार्ट से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलना है। कोई बच्चा बोले नहीं गुरुजी मैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज चलने में भी गलत नहीं होगा, पर एक शर्त है, दोनों से या तो आप क्लॉकवाइज चलोगे या दोनों से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। एक से क्लॉकवाइज और एक से एंटी क्लॉकवाइज चल जाओगे तो गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा हूं, दोनों से क्लॉकवाइज या दोनों से एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया वामावर्त। समझ में? चलो एक सवाल और देता हूं, आप लोग कॉपी पेन लेके पढ़ रहे होंगे उम्मीद करता हूं। एक सवाल और लेता हूं जिसपे मैं बताता हूं कि यार एक पासा है जिसपे 1 2 3 लिखा है, दूसरा पासा है जिसपे 5 4 1 लिखा है, और मेरा सवाल आपसे है कि भाई बताओ 5 के माध्य
एग्जाम में ऐसा ही सवाल आता है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको, अभी मैं काफी सारे क्वेश्चन कराऊं भी। तो मेरा सवाल, मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर सा है, सवाल बड़ा क्लियर सा है कि एक पासा है जिसके दो प्रारूप आपको दिए गए हैं, दो सरफेसेस आपको दिखाई गई हैं, तो उन दो सरफेस के ऊपर जो है कुछ देखो, आप लोग एनालिसिस करो और पांच के विपरीत बताओ मुझे, पांच के विपरीत क्या होगा। आपको मैं 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, एक बार एनालिसिस करिए और फिर बताइए जवाब क्या है। हाँ जी भाई। हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? चलो भाई, तो उम्मीद करता हूं आपको जो समय दिया गया है वो ओके ओके है, आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब समझते हैं जरा सवाल को कि पांच के विपरीत क्या है, दोनों पे कॉमन क्या है। सब दोनों पे कॉमन जो हमें मिला वो मिला एक। ठीक है, अब पंकज सर ने बताया कि भाई एक अगर कॉमन हो आपके सवाल पे तो आपको दोनों से या तो क्लॉकवाइज या दोनों से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो साहब दोनों से क्लॉकवाइज चलते हैं हम। एक के बाद क्लॉकवाइज चलने पे तीन आया, तीन के बाद दो आया। सेम चीज यहां देखो, एक के बाद चार आया, चार के बाद पांच आया। ठीक है साहब, तो पूछा गया था पांच के विपरीत क्या है, पांच के विपरीत दो है। और भी निकाल लो, तीन के विपरीत चार है। और भी निकाल लो, इसके विपरीत वो है जो नहीं दिख रहा। ये कॉमन सेंस की बात, एक दो तीन चार पांच दिख गए तो ऐसा तो है नहीं वहां मुन्नी लिखा होगा, है भाई, छह ही लिखा होगा। हाँ कि ना? ठीक है, अब वन कॉमन का केस आप उम्मीद करता हूं समझ गया होगा। अब एक बार टू कॉमन और देख लेते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन भी तो हमें करने हैं। अब एक केस और समझते हैं, टू कॉमन का केस। क्या भाई? टू कॉमन का केस, टू कॉमन का केस। टू कॉमन के केस में क्या है, आपको डाइस पर दो चीजें कॉमन मिलेंगी, एक दो और चार, चार पांच और एक। अब इस पासे में अगर आप देखोगे तो चार भी कॉमन है और एक भी कॉमन है। इस आप पिछले तरीके की तरह सोल्व नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको एक अलग मेथड यूज करना पड़ेगा। देखिएगा, इस पे चार और एक कॉमन दिया है, इस पे भी चार और एक कॉमन दिया है, तो मतलब एक नहीं बल्कि दो चीजें कॉमन है। अच्छा, दो चीजें कॉमन है, दो चीजें अगर कॉमन है तो आपका मेथड जो है वो ये यूज नहीं होगा, नया मेथड यूज होगा। मेथड ये कहता है जब भी कभी दो डाइस पर कोई दो चीजें कॉमन हो जाएं, जब भी कभी दो डाइस पर कोई दो चीजें कॉमन हो जाएं, तो तीसरी चीज के अपोजिट हो जाएगी। आसान है, जब भी कभी दो डाइस पे कोई दो चीजें कॉमन हो रही है तो तीसरी चीज के अपोजिट हो जाएगी, बस। तो गुरुजी और बाकियों को अपोजिट कैसे निकाले? तो बेटा सुन लो ध्यान से बात को, एक के और चार के अपोजिट वो संख्याएं होंगी जो पीछे छिपी हुई हैं। मतलब पीछे तीन छुपा हुआ है और छह छुपा हुआ है, तो तीन और छह में से कोई भी हो सकता है इसके अपोजिट, और सेम इसके साथ भी है, तीन और छह में से कोई भी हो सकता है इसके अपोजिट। ये फिक्स नहीं होते। इसका ऑप्शन भी अगर पूछ भी लेगा ना एग्जाम में कि एक के अपोजिट बताओ, तो एक ऑप्शन में लिखा होगा 3/6। बोलो बात समझ में आई? एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, और इसके अंदर आप लोगों को मुझे बताना है कौन किसके अपोजिट है। ए बी सी लिखता हूं या, और डी ई सी लिखता हूं या, डी बी सी लिख लेते हैं, डी ए सी लिख लेते हैं। अब आप लोगों को मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे मतलब अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और फिर बताएंगे जवाब क्या है। चलिए देखते हैं जरा।
आ जाओ। वो वैसे ज्यादा समय नहीं लिया है, 30 मिनट में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, तो मतलब 1 घंटे के अंदर आप आराम से पूरे डाइस चैप्टर को, थोड़ा नहीं बोल रहा, पूरा डाइस चैप्टर जड़ से लेकर के तने तक, पत्तियों तक सब कवर हो जाएगा। देखिएगा, सवाल है अब इस बार इस तरह से कुछ, और इसमें पूछा गया है कि भाई अपोजिट बताओ कौन किसके है। तो हम वन कॉमन देखें, हाँ साहब ए और ए कॉमन मिल गया, गलती से वन कॉमन मत लगा देना अगर टू कॉमन का केस बन रहा हो तो। ए और सी यहां कॉमन है, ए और सी यहां कॉमन है, दो चीजें कॉमन बन रही हैं, और जब दो चीजें कॉमन बनती हैं तो वन कॉमन का केस नहीं लगता, टू कॉमन का ही केस लगता है। तो जब भी कभी, अब याद करो कॉन्सेप्ट, जब भी कभी कोई डाइस में कोई दो चीजें कॉमन हो जाएं, जब भी कभी दो डाइस पे कोई दो चीजें कॉमन हो जाएं, तो तीसरी चीज के अपोजिट हो जाती है, बी अपोजिट होगी डी के, और बची हुई दोनों की चीजों के अपोजिट वो होगा जो नहीं दिख रहा है। कौन कौन नहीं दिख रहा? ई और एफ नहीं दिख रहा, ई और एफ पीछे कहीं छिपा हुआ है। अच्छा, कोई बच्चे की डाउट ये भी आता है, गुरुजी आपको क्या पता पीछे ई और एफ? ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर कुछ अलग रखा हुआ हो, मान लो कह दे सवाल, नहीं गुरुजी ए रखा है, बी रखा है, सी रखा है, डी रखा है, और लाल और नीला लिखा है पीछे, लाल और नीला लिखा है पीछे, तो वो सवाल एग्जामिनर बताएगा कि भाई लाल और नीला है, ई और एफ मत मान लेना। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब नहीं दिया गया तो ई और एफ ही है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया टू कॉमन का केस। एक नो कॉमन और समझ लेते हैं, फिर सवाल ही सवाल करेंगे। ठीक है, ओपन डाइस फिर बाद में पढ़ेंगे, एक बार इसके सवाल कर लेते हैं। नो कॉमन जब होता है एग्जाम में, जब भी कोई चीज कॉमन नहीं होती है एग्जाम में, तो क्या होता है, कोई ना कोई केस जरूर दिया जाता है आपको, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, आपको कह दे भाई बताओ 5 के विपरीत कौन है, तो आप निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि 5 के विपरीत कोई भी हो सकता है, कुछ भी नहीं पता है सवाल में। तो इसके दो तीन केस बन सकते हैं, या तो एक कह दिया जाए कि मान लो कि ये स्टैंडर्डाइज है, 5 के विपरीत दो ही रखा ही होगा, कंफर्म है, या तो ये केस मान लो, पर ऐसा एग्जाम में सवाल आता नहीं है ऐसा। या फिर क्या है, मान लो कि भाई ऊपर वाले के अपोजिट है, इधर वाला राइट वाले के अपोजिट है, लेफ्ट वाले के अपोजिट है। अब ये भी सवाल थोड़ी हुआ है, तो जबरदस्ती सॉल्यूशन करना हुआ, तो इसका मतलब आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो इस सवाल को। तो क्या है, एग्जाम में अगर नो कॉमन का केस आएगा कि कुछ भी कॉमन नहीं है, उस केस में दो तरीके तो ये बता दिए, पर जनरली ऐसा लगेगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर कुछ ना कुछ देता जरूर है। तो आपको कोई ना कोई चीज गिवन जरूर देगा एग्जामिनर, बिना गिवन करे आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन वैसे ही कर सकते हो, जैसे भी बताया कि मान के कर लो ऐसे। बाकी अगर नो कॉमन केस आता है, कुछ ना कुछ गिवन जरूर होगा। जैसे गिवन इस सवाल में क्या है, 3 अपोजिट है 6 के, ये गिवन है, 3 अपोजिट है 4 के, ऐसे मान लेते हैं, 6 नहीं मानता 4 मान लेता हूं कि ये चीज गिवन ने कर दी सवाल ने। अब गिवन है, अब सॉल्यूशन कर सकते हैं अपन। वन कॉमन नहीं लग रहा, टू कॉमन नहीं लग रहा, नो कॉमन का सवाल है। नो कॉमन का सवाल या तो तुक्केबाजी में करो जैसा अभी बताया, या फिर कोई केस देगा, गिवन होगा एग्जाम में, क्वेश्चन में, कि भाई सुन लो ध्यान से कि साहब 3 जो है वो विपरीत है 4 के, 3 जो है वो विपरीत है 4 के। ऐसे केस में क्या करना है, एक से क्लॉकवाइज और एक से एंटी क्लॉकवाइज चल देना, आंसर आ जाएगा। जो चीज अपोजिट है ना, जो चीज अपोजिट है उसमें एक से तो क्लॉकवाइज चल दो और एक से एंटी क्लॉकवाइज चल दो। और एक बार आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो, 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ये सवाल का मेरे को फटाफट से आंसर बताओ कि एक से क्लॉकवाइज और एक से एंटी क्लॉकवाइज चलने पे जवाब क्या होगा। चलिए भाई देखिएगा जरा। ओके, निकाल लिया। चलो तो एक से क्लॉकवाइज चलते हैं अपन। एक से जब अपन क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखिए जरा, 3 2 1 हो गया, ठीक है साहब, 3 2 1 हो गया। और एक से एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त चलना है, एक से दक्षिणावर्त चलना है, एक से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी से विपरीत दिशा में चलना है। तो अब इस बार आओ 4 5 और 6, बोलो मजा आया कि नहीं आया? तो भाई साहब ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, और ये इसके अपोजिट है, हो गया खत्म नो कॉमन का केस। वन कॉमन होगा तो दोनों से क्लॉकवाइज चल देना, आंसर आ जाएगा। टू कॉमन होगा तो जो कॉमन के अलावा बच गया वो अपोजिट है, आंसर आ जाएगा। और नो कॉमन होगा तो एक से क्लॉकवाइज चल देना, एक से एंटी क्लॉकवाइज चल देना, आंसर आ जाएगा, खत्म। पहला केस अपना खत्म हो गया। अब इसमें मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा क्लास में ही। जैसा मैंने कहा कि मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना घर जाके, तुम नहीं पढ़ रहे घर जाके, क्लास में अपन सब पढ़ेंगे। तो एक बार तो मुझे आप लोग ये कंफर्म करिए कि क्लोज्ड डाइस के वन कॉमन, टू कॉमन और नो कॉमन केस समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं कैसे इंटरेक्ट होगा अपना, कमेंट बॉक्स में इंटरेक्शन होगा, लिख देना कमेंट बॉक्स में कि सर आपने 34 मिनट 18 सेकंड पे कहा था कि समझ में आया क्या? हाँ समझ में आ गया था। ठीक है चलो आ जाओ।
ठीक है, अब कुछ सवाल देख लेते हैं। एग्जाम में क्या होता है, दो डाइस नहीं होते हैं, एग्जाम में नंबर ऑफ डाइस ज्यादा होते हैं। जैसे ये देखो, चार डाइस दे दिए, चार डाइस दे दिए, तीन डाइस दे दिए, चार डाइस दे दिए, कहीं पांच डाइस भी आपको देखने को मिलेगा। इस केस में आपको घबराना नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको एक बार में दो ही डाइस काम में लेने हैं, दो से अधिक डाइस काम में एक साथ नहीं लिए जा सकते हैं। एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर समझते हैं सवाल क्या पूछना चाह रहा है हमसे। इफ ए डाइस थ्रोन फोर टाइम्स, एक पासे को चार बार फेंका गया, एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाइस आर शोन बिलो, और जब चार बार फेंका गया तो चार प्रकार की उसमें स्ट्रक्चर नजर आई हमें, तो वो चारों प्रकार के स्ट्रक्चर हमने दे दिए। एक ही पास है, चार बार दिखा दिया गया अलग अलग एंगल से। इन द डाइस विच डिजिट बी ऑन दिस अपोजिट टू द डिजिट टू, कौन सी संख्या ऐसी है जो दो के विपरीत रखी हुई है। दो के अपोजिट पूछे, हिंदी में पढ़ लो। ये देख, पासे को चार बार फेंका जाता है, भिन्न रूपों में पासे नीचे दिए जाते हैं, पासे में दो अंक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। दो अंक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो आप जो है ऐसे मर्जी से नहीं सोल्व करोगे, कुछ कुछ तरीके यूज करेंगे अपन। एक दो सवाल तो मैं नॉर्मल तरीके से कराता हूं, बाद में मैं कुछ अप्रोचेज आपको सिखा दूंगा कि सवाल देख के आप ये चीज एनालाइज करो, जल्दी आंसर आएगा। एक दो सवाल तो अपन नॉर्मल फॉर्मेट में करते हैं कि भाई मैं एक बार में ये दो डाइस यूज करना चाह रहा हूं और देखूंगा वन कॉमन लग रहा है कि टू कॉमन लग रहा है। छह कॉमन नहीं है, दो कॉमन है और चार कॉमन है, तो इनमें टू कॉमन का केस लग गया। कोई दो पास पे कोई दो चीजें कॉमन हो जाए तो तीसरी चीज अपोजिट हो जाती है, तीसरी चीज के, इसका मतलब छह अपोजिट हो गया तीन के, ये बात हमें पता चल गई। बाकी हम नहीं पता कर पाएंगे इनसे, तो हम कोई दूसरे दो डाइस पे चलते हैं, कोई दूसरे दो डाइस पे चलते हैं। आओ कि साहब हम इन दो डाइस पे चलते हैं, इनमें देखते हैं भाई वन कॉमन लग रहा है कि टू कॉमन लग रहा है। तो दो कॉमन नहीं है, तीन कॉमन है और चार कॉमन है। तीन और चार यहां कॉमन है क्या? हाँ जी। तीन और चार यहां भी कॉमन है क्या? हाँ जी। कोई दो पासों पे कोई दो चीज कॉमन होगी तो तीसरी चीज अपोजिट हो जाएगी तीसरी के, मतलब दो अपोजिट हो गया पांच के। अच्छा, आगे सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे तो अपना आंसर आ गया कि दो के विपरीत क्या है, पांच है। और एक चीज और सुन लो, जब छह फेसेस में से चार निकाल चुके होते हो तो बचे हुए दो अपने आप अपोजिट हो जाते हैं। मजा आया? हुआ सवाल? एक बार में दो से ज्यादा पासे काम में नहीं ले सकते आप, दो दो पासे उठाओ काम में लो, दो चार सवाल करो, फिर और शॉर्ट अप्रोच बताता हूं कि एग्जाम में कैसे और जल्दी निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। 10 सेकंड देता हूं, इस सवाल को सोल्व करो। पूछा जा रहा है तीन के विपरीत क्या होगा, दो दो पासे उठाओ, वन कॉमन टू कॉमन जो है लगाना है लगाओ, फिर बताओ जवाब क्या है। हाँ भाई साहब, उम्मीद करता हूं सवाल का आंसर आ गया होगा। देखो, एक दो तीन चार पांच लिखे हुए हैं, नीचे लिखे पासे में तीन के विपरीत क्या होगा ये बताना है। तो मैं पहला और दूसरा पासा उठाता हूं, एक बार चेक करता हूं। दो कॉमन है, हाँ जी, तीन कॉमन है। टू कॉमन का केस लग रहा है क्या? हाँ जी, टू कॉमन केस लग रहा है। वो आपको आइडेंटिफाई करना है, वन कॉमन लग रहा है, टू कॉमन लग रहा है, क्या लग रहा है। ठीक है, एक दो तीन कॉमन है इस पे, दो तीन इस पे भी कॉमन है। इसका मतलब एक कॉमन हो गया चार से, बाकी एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा कोई डाइस उठाते हैं। इन दोनों को उठा के देख लो एक बार, इन दोनों में देखते हैं। ये कह रहा है कि तीन कॉमन नहीं है, पांच कॉमन नहीं है, चार कॉमन है। चार कॉमन है साहब, ये लो, चार और चार कॉमन है। वन कॉमन का केस लगा दूं क्या? वन कॉमन का केस, चार पांच तीन, चार पांच तीन, चार दो छह, चार दो छह। अच्छा, ये और ये अपोजिट हो गए, हाँ जी अपने आप ही हो गए। ये और ये अपोजिट हो गए, हाँ जी अपने आप ही हो गए। इसके अपोजिट हुआ है जो नहीं दिख रहा, ये तो हमने पहले भी निकाल लिया था, एक और चार अपोजिट है। पांच और दो अपोजिट होगा, और तीन और छह अपोजिट होगा। ये लोग पूछा गया था, तीन के अपोजिट क्या है, छह होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ गया। बोलो मजा आया, समझ में आया? एक दो सवाल और देखते हैं, फिर थोड़ा छोटा अप्रोच और सिखाता हूं आपको मैं। ये सवाल और करो, फिर एक छोटी अप्रोच और सिखाऊंगा। ये करो भाई, ये करिए, फिर एक और छोटी अप्रोच पर हम बात करेंगे। मजा आ रहा है? चलो अच्छा है। करे सॉल्यूशन, निकाल लिया होगा। एक पासे के तीन प्रारूप दिए गए हैं, ठीक है साहब, तीन प्रारूप दिए गए हैं। कौन सा अंक चार के विपरीत सतह पर है, चार के अपोजिट साइड में है? तो कोई दो पासे उठाते हैं, जैसे ये और ये उठा लो।
दो कॉमन नहीं है, पांच कॉमन है, एक कॉमन है, पांच और एक कॉमन है क्या? हाँ जी। दो अपोजिट है छह के, हमारे काम में नहीं आ रहा, हम इतना ही कैलकुलेशन कर पाए बस, दो छह के अपोजिट है। चलो भाई, इन दोनों को उठाते हैं, जरा सॉल्यूशन करते हैं। एक कॉमन नहीं है, पांच कॉमन नहीं है, छह कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो गुरुजी नो कॉमन केस लगाएंगे? नहीं, इसमें नहीं लगाना नो कॉमन केस। हमारे पास में भी एक ऑप्शन और बच रहा है, पहले और तीसरे को एनालिसिस करो। देखो, दो कॉमन है बस, तो दो और दो कॉमन है, वन कॉमन का केस लगा देंगे। दो एक पांच और दो तीन चार। समझ में आई बात? पूछा गया चार के विपरीत कौन है, चार के विपरीत पांच है साहब। हम सारे कैलकुलेशन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बारीकी से मैंने सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी हैं। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ी और छोटी अप्रोच, कि थोड़ा और आप एनालिसिस करें, वो अलग तरीके से करें ताकि आपका आंसर जल्दी आ पाए। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, जब डाइस ज्यादा दिए गए हैं, जब डाइस ज्यादा दिए गए हैं, तो ये चांस बढ़ जाता है कि भाई टू कॉमन का केस लग जाएगा, हाँ कि ना? जब डाइस की संख्या ज्यादा दी गई है तो ये केस बढ़ जाता है कि भाई टू कॉमन का केस जो है वो लगने के चांस थोड़े से ज्यादा है। अच्छा, तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली डील करना है। अब ये नहीं कह रहा ये हर बार लग जाएगा, लेकिन लग जाता है। स्मार्टली डील ये करना है कि सवाल में पूछा गया है कि तीन के विपरीत क्या होगा ये बताओ। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी डाइस देखना है जिसपे तीन लिखा होगा। साहब ये रहा तीन, तो मैं इसके आसपास देखूंगा क्या है, पांच छह है साहब। तो मैं पहली कोशिश ये करूंगा, किसी भी और दूसरे पासे पे मुझे पांच छह दिख जाए, ताकि मैं टू कॉमन का केस लगा दूं, क्वेश्चन को खत्म कर दूं। तो जैसे ही मैंने एनालिसिस शुरू करा, मुझे पांच छह यहां भी दिख गया, तो क्वेश्चन सोल्व, तीन अपोजिट है चार के। ऐसे करना है। अब ये जरूरी नहीं है हर बार ही लग जाए, कोइंसिडेंस की बात है ये तो। ज्यादातर लग जाती है, क्योंकि टू कॉमन लगने का केस ज्यादा हो गया ना यार, सवाल डाइस ज्यादा है तो केस थोड़ा ज्यादा, वो चांसेस थोड़े ज्यादा हो गए। एक सवाल और देखते हैं, आओ। अच्छा, ये सवाल की लैंग्वेज पढ़ना भाई, सवाल क्या कह रहा है? एक पासे के चार प्रारूप दिए गए हैं, इस पासे में किन्हीं दो सतहों का योग सात है। एक पासे के चार प्रारूप दे दिए गए हैं और उनमें से किन्हीं दो सतहों का, अपोजिट सतहों का योग सात है। इसका मतलब क्या ये हो गई बात कि एक अपोजिट है छह के, दो अपोजिट है पांच के और तीन अपोजिट है चार के। हाँ गुरुजी, यही वाली बात हो गई। तो पूछ रहा है कि बताओ इनमें से सही वाला पासा कौन सा है? तो दिमाग पे जोर डालो और याद करो। थोड़ी देर पहले एक चीज बताई आपको मैंने कि दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकती, ना ही एक साथ छिप सकती, क्योंकि समझदारी की बात है कि अगर कोई सामने की तरफ स्ट्रक्चर दिख रही है तो जो अपोजिट हो बिल्कुल पीछे की तरफ है, एक साथ नहीं देख सकते। तो मुझे बताओ, एक और छह अपोजिट है क्या? हाँ, तो एक और छह ना तो एक साथ दिख सकता, ना एक साथ छिप सकता। अगर दिख गया है तो ये योग साथ बना ही नहीं रहा है अपोजिट के साथ में। बोलो हाँ कि ना? ठीक है साहब। दो और पांच अपोजिट सरफेस है, ना तो एक साथ दिख सकती हैं, ना ही एक साथ छिप सकती हैं। दिख या छिप रही हैं तो गलत है। ठीक है साहब। और तीन और चार ना तो एक साथ दिख सकती हैं, ना ही एक साथ छिप सकती हैं, क्योंकि अपोजिट सरफेसेस को हम एक साथ दिखा भी नहीं सकते और छिपा भी नहीं सकते। एक दिख रहा है तो छह नहीं दिख रहा क्योंकि पीछे है, पांच दिख रहा है तो दो नहीं दिख रहा क्योंकि पीछे, तीन दिख रहा है तो चार नहीं दिख रहा क्योंकि नीचे है। ये लो साहब, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। बोलो मजा आया? अरे बोलो मजा आया कि नहीं आया? बताओ मुझे कि 43 मिनट और 5 सेकंड के ऊपर मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पर आते हैं। एक और देखते हैं, बताओ। एक ही क्लास में पूरा डाइस कर लेंगे, कुछ नहीं बचेगा, किसी भी लेवल का सवाल उठा लो चाहे। आ जाइए। देखिएगा भाई, एक पासे के चार प्रारूप दिए गए हैं, दो के विपरीत निकालनी है। जैसा मैंने अभी भी कहा आपको कि आप क्या करो, आप दो को ढूंढ लो कि साहब दो ये रहा, तो दो के आसपास में कौन है? पांच और तीन है। तो अगर मुझे किसी भी और दूसरे डाइस पे पांच और तीन दिख जाएगा तो मैं झटपट कह दूंगा टू कॉमन लग गया। पांच तीन नहीं दिख रहा, पांच तीन नहीं दिख रहा, पांच तीन नहीं दिख रहा, तो मैं फेल हो गया यहां पे। मैं क्या करूंगा, कहीं और दो ढूंढने की कोशिश करूंगा कि देखो यार दो तो इस पे भी है, दो के आसपास कौन है? एक और तीन है। अगर किसी और पासे पे एक और तीन दिख जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। एक तीन ही आनी है, एक तीन ही आनी है, एक तीन ही आनी है। इसका मतलब इस बार मैं फिर फेल हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जनरली जो पहले यूज कर रहा था तीन सवालों में, वही मेथड यूज करने की कोशिश करूंगा और आंसर निकालूंगा कि भाई इसमें और इस पासे में मैं ढूंढ लेता हूं वन कॉमन की टू कॉमन। तो दो कॉमन नहीं है ना जी ना, तीन कॉमन नहीं है ना, पांच कॉमन है। हाँ जी, पांच कॉमन है, तो पांच और पांच से क्लॉकवाइज चल दूंगा। वन कॉमन का केस है, पांच तीन दो और पांच चार छह।
येलो हो गया खत्म। अच्छा अब इस केस के अंदर बताओ मुझे, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट वो है जो नहीं दिख रहा। कौन नहीं दिख रहा? एक नहीं दिख रहा साहब। ठीक है साहब, येलो हो गया, सवाल खत्म। दो के विपरीत पूछा है, दो के विपरीत छह होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। बोलो मजा आया? हो गया सॉल्यूशन। एक और देखते हैं फिर इसी बात पे, आओ। बस अब जल्दी ही हम ओपन डाइस शुरू करेंगे, दो चार सवाल और करेंगे, फिर ओपन डाइस सीखेंगे कि ओपन डाइस किस हिसाब से काम करता है, एग्जाम में किस हिसाब से सवाल आता है। हाँ जी भाई। पूछा जा रहा है कि पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। रेड और पिंक किसी दूसरे पासे पे है क्या? नहीं है। रेड और ब्लू है क्या? नहीं है। ठीक है, तो फिर टू कॉमन नहीं लगेगा इसमें। आओ वन कॉमन लगाते हैं। आओ भाई, कोई दो पासों पे वन कॉमन लगा लो। इन दो पासों पे कोशिश करते हैं जरा। येलो है और येलो है। अच्छा एक राज की बात बताऊं आपको, एक छोटी सी राज की बात। अगर वन कॉमन का केस हो, ये एडिशनल बात है, अगर तुम्हें लग रहा हो कि इसको मैं याद रख पाऊंगा तो रख लेना, नहीं रख पाओ तो कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है। एडिशनल बात है ये। अगर वन कॉमन का केस लग रहा हो और कॉमन वाले पार्ट के अपोजिट पूछ ले, दोबारा सुनना, अगर वन कॉमन का केस लग रहा हो और कॉमन जो पार्ट है येलो येलो, उसी के अपोजिट पूछा गया हो सवाल में, तो वो आंसर होगा जो नहीं दिख रहा है दोनों पासों पे। दोनों पासों में नहीं दिख रहा हो। लाल तो दिख रहा है ना जी ना, हाँ तो ये आंसर नहीं होगा। नीला दिख रहा है, हाँ जी। पोल, ये वो पिंक दिख रहा है, हाँ जी। वॉयलेट नहीं दिख रहा है इन दोनों पासों पे, वॉयलेट ही इस सवाल का सही जवाब है। सॉल्यूशन करके देख लो, आ जाओ। दोनों से क्लॉकवाइज चलते हैं। आओ भाई, येलो रेड ब्लू, येलो रेड ब्लू, और येलो पिंक रेड है। रेड रेड दो कॉमन है। ओ हो, सॉरी सॉरी गाइस, मिस्टेक हो गई। रेड और रेड भी तो अब कॉमन है इसमें। होल्ड, क्या पता आंसर इसका सही हो ये, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। रेड और रेड कॉमन है इसमें भाई, तो नहीं लगा सकते ना वन कॉमन केस। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो, तो कोई दूसरे पासे उठाते हैं एक बार के लिए, ये और ये उठा लो। अच्छा वैसे इसमें एक बार थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉरी फॉर दैट। एक बार देखिएगा, येलो रेड कॉमन है, हाँ जी। येलो रेड कॉमन है, हाँ जी। तो पिंक अपोजिट हो गया ब्लू के, पिंक अपोजिट हो गया ब्लू के। बाकी जो राज की बात बताई वो तो है ही है भाई, कॉमन वाले पार्ट के। अगर वन कॉमन हो तो वन कॉमन के अपोजिट वो होगा जो नहीं दिख रहा है दोनों पासों पे, वो तो है। यहाँ नहीं लग पाई वो बात अलग है। चलो कुछ और देखते हैं। येलो और ब्लू, इसको और इसको देखो। येलो और ब्लू यहां भी है और येलो और ब्लू यहां भी है, तो इसका मतलब रेड अपोजिट है ऑरेंज के। रेड अपोजिट है ऑरेंज के। अब बचा हुआ कलर, छह कलर ही हैं टोटली इस पे, तो बचा हुआ कलर अपने आप ही अपोजिट हो जाएगा उस कलर के जिसका जिक्र नहीं हुआ। ये लो, तो आंसर तो अपना वही आया है, बस तरीका थोड़ा गलत यूज हो गया था शुरुआत में। बोलो बात समझ में आई, हाँ कि ना? हाँ भाई, एक और सवाल देख ले, आ जाओ। थोड़ा फास्ट करा दूं तो कैसा क्या भाई? अब मुझे लाइव क्लास होती तो मैं पूछ लेता भाई, फास्ट करा दूं, रिकॉर्डेड है। उम्मीद करता हूं अब आपको ये समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप वीडियो को स्लो करके बैक करके वापस से देखना आप चीजों को, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। देखो भाई, हाँ जी भाई, देखिएगा, एक के विपरीत पूछा, एक के आसपास दो और तीन है, दो और तीन मुझे इस पासे पर और मिल गया, तो मैं सीधा एक और चार पर कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। कोई दो डाइस पे कोई दो चीजें कॉमन हो गई, तीसरी चीज अपोजिट है, तीसरी चीज के ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, चार के विपरीत पूछा है, चार के आसपास कौन है? पांच और छह है, पांच और छह कहीं और मिल जाए मुझे तो मजा आ जाएगा, मिल गया। इन दोनों कॉमन डाइस पे मैं वन टू कॉमन केस लगा दूंगा, एक अपोजिट है चार के, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। एक और सवाल, सात, अगर किन्हीं दो सतहों का योग सात है तो इनमें से कौन सा सही होगा? ये पीछे जैसा ही सवाल बन गया, किन्हीं दो सतहों का योग सात है तो एक और छह अपोजिट है, दो और पांच अपोजिट है, तीन और चार अपोजिट है, तो साहब देखिएगा, एक और छह एक साथ दिख नहीं सकते। कौन सा प्रारूप सही है? राइट, दो और पांच भी एक साथ नहीं दिख सकते क्योंकि अपोजिट का योग सात होना चाहिए। तीन और चार का साथ नहीं दिख सकती क्योंकि अपोजिट का योग सात हो रहा है, तो अपोजिट सरफेस एक साथ दिख नहीं सकती। और पांच और दो अगेन ये भी नहीं दिख रही।
वो सवाल अलग था, ये अलग है, पर फॉर्मेट दोनों का सेम ही है। अगला सवाल, एक के विपरीत क्या है? एक के आसपास देखो 2 और 3 है, 2 3 कहीं पे भी नहीं है। एक के आसपास देखो 5 और 2 है, 5 और 2 कहीं भी नहीं है क्या? ये लो, एक विपरीत है 6 के, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो एक और देखते हैं। 3 के विपरीत क्या है? 3 के आसपास देखो 2 1 है, 2 1 और कहीं भी नहीं है। ठीक है, 3 के आसपास क्या है? 1 5 है, 1 5 कहीं भी और नहीं है। 3 के आसपास क्या है? 4 और 2 है, 4 और 2 कहीं भी और नहीं है। इसका मतलब इस पूरे सवाल में 2 कॉमन केस लग ही नहीं सकता। तो आओ इन दोनों पे 1 कॉमन का लगा के देख लेते हैं। 2 कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है बस। अच्छा, 1 और 3 कॉमन है, राइट। चलो, तो 2 विपरीत है 5 के, तो पता चल गया हमें। ठीक है, इन दो पासों पे देखो जरा, 3 कॉमन है, हाँ जी, बस 3 ही कॉमन, और कोई भी कॉमन नहीं है। हाँ, अब बताओ मुझे यहाँ पे इस सवाल में क्या लगेगा? साहब लगेगा ये कि कोई दो पासों पर अगर 1 कॉमन का केस लग रहा हो और कॉमन वाले पार्ट के अपोजिट पूछा गया हो, तो आंसर वो होगा जो नहीं दिख रहा। कौन नहीं दिख रहा? इन पे 6 नहीं दिख रहा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला, पासे के अंदर 4 दिख रहा है, 4 के आसपास क्या होगा? तो देखो ध्यान से कर लेते हैं अपन। 4 3 4 3, 6 अपोजिट 2 के, हाँ जी साहब। 4 2 4 2, एक अपोजिट है 3 के। और 6 संख्याओं में से 4 अगर पता चल गई तो 2 संख्याएं होंगी कौन कौन सी बेटा जी? 5 और 4, वो 2 संख्याएं हैं जो बच गई हैं और वो दोनों अपोजिट होंगी होंगी। 4 के विपरीत 5 है, ऑप्शन नंबर ए। चलो, डॉट के विपरीत क्या है? डॉट के आसपास प्लस और स्टार है, जो कि नहीं है किसी ऑप्शन में। डॉट के आसपास नहीं है। चलो ठीक है, डॉट और प्लस, डॉट और प्लस, इसका मतलब स्टार अपोजिट है ट्राइंगल के। चलो, डॉट और स्टार, डॉट और स्टार, तो प्लस अपोजिट है डब्बे के। बची हुई 2 संख्याएं अपने आप ही अपोजिट हो जाएंगी, किसके? ट्राइंगल के। ये लो, बची हुई 2 अपने आप ही अपोजिट होगी, ट्राइंगल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, उम्मीद करता हूं अब समझ में आ गया, इसीलिए फास्ट चल रहा हूं। अभी भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके बारीकी से मेरी बात को बस सुनते रहो। ठीक है, प्लस के विपरीत क्या है? पिछला सेम सवाल है क्या? डायग्राम सेम ही है, आंसर कुछ और पूछा है। प्लस के विपरीत डब्बा है, ये अपोजिट है इसके। 2 कॉमन लगाया हमने यहां, ऑप्शन नंबर सी। चले, आ जाओ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, रेक्टेंगल के आसपास पूछा है, रेक्टेंगल से अपोजिट कौन है? अभी तो पता है, प्लस। ठीक है, चलो, 5 के विपरीत क्या है? 2 3 ही आया, 2 3 ही आया, 5 के विपरीत 6 है। ठीक है, चलो, ज्यादा ही फास्ट हो गया शायद। अभी कितने सवाल बचे हैं? कुछ होमवर्क में भी तो दूंगा आपको मैं, फिर ओपन डाइस भी पढ़ेंगे अपन। अभी वेट करना एक बार के लिए, सवाल तो बचे हैं अभी, 4 5 सवाल बचे हैं। खींचो खींचो खींचो, बताओ। वीडियो को पॉज कर करके आंसर निकालते रहो। 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत 6 के आसपास कौन है? 3 2, 3 2 कहीं और नहीं है। 6 के आसपास 3 5 है, ये लो 3 5 3 5, 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। 2 कॉमन केस लग गया, आ गया आंसर। अगला सवाल, इतना ही 2 सेकंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर? बताओ मेरे को तुम। अरे 2 सेकंड में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना भाई साहब? सवाल को देखते हैं, आंसर आएगा। 5 देखो, 5 का है, 5 ये 5 के आसपास 3 2 3 2, ये लो, 5 के विपरीत 4 है, खत्म। 2 ही सेकंड लगे। चलो अगला सवाल, 4 के विपरीत क्या है? 3 और 3 कॉमन है, क्लॉकवाइज चल दो। 3 4 6, क्लॉकवाइज चल दो। 3 1 2, 3 1 2, 4 विपरीत किसके हो जाएगा? 1 के, ऑप्शन नंबर ए। आया मजा? अगला सवाल, 3 के विपरीत क्या है? 3 के आसपास 1 2 है, 3 के आसपास 1 2 है, 2 कॉमन लगाया, 3 विपरीत हो गया 5 के। कहीं 2 कॉमन लग जाएगा, कहीं 1 कॉमन लग जाएगा, बस लगाते रहो निकालते रहो, लगाते रहो निकालते रहो। ठीक है, चलो, अच्छा होल्ड। ठीक है भाई, क्लोज्ड डाइस के तीनों टाइप उम्मीद करता हूं क्लियर हो गए। मुझे कमेंट बॉक्स में फिर कमेंट करके बताओ कि 53 मिनट 28 सेकंड के ऊपर मैंने आपसे एक बात पूछी है। क्लोज्ड डाइस के तीनों टाइप पढ़ा दिए हैं, 1 कॉमन 2 कॉमन नो कॉमन। नो कॉमन पे एग्जाम में सवाल नहीं आता, बेसिक बात है, वो मैंने आपको बता दी है। अब हम थोड़ा सा अगले केस के ऊपर जाएंगे, अगले केस को सीखेंगे भाई, देखिएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब इस चैप्टर का अब अगला केस पढ़ेंगे अपन, ओपन डाइस। ठीक है, खुला पासा अब हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। अब सुनो ध्यान से मेरी बात को। खुला पासा अब हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ओपन डाइस अब हम पढ़ने वाले हैं। ओपन डाइस क्या होता है भाई? एक पासा लिया और उस पासे ने अपने आप को बिल्कुल बंद कर रखा है, 6 के 6 फेसेस को। अब तुम गए, उसके एक एक फेस को अलग फेंक दिया तुमने, एक को खोल के ऊपर फेंक दिया, एक को खोल के नीचे फेंक दिया, एक को दाएं तरफ फेंक दिया, एक बाईं तरफ खोल दिया, कोई और गया।
किसी और ने उसको किसी दूसरे तरीके से खोला। तो एक पासे को खोलने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, एक डाइस को ओपन करने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो आइए एक बार मैं दिखाता हूं आपको कि पासा किस किस तरह से खोला जा सकता है। कि भाई पासे को आपने 3 डब्बों में लगातार ऐसे खोल दिया और 3 डब्बों में लगातार ऐसे खोल दिया। तो एक पासे को आपने ऐसे खोल दिया, एक पासे को आपने ऐसे खोल दिया, एक पास से तू एक पास से मैं, है भाई, चलो ऐसे खोल दिया। एक पासे को आपने ऐसे खोल दिया, एक पासे को आपने ऐसे खोल दिया। मतलब कि अलग अलग रूप में खोला जा सकता है पासा, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के कई सारे फेसेस में पासा खोला जा सकता है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें एग्जाम में क्या होता है, आपके एग्जाम में सवाल कुछ इस तरह से आता है कि भाई कुछ खुले हुए पासे पड़े हैं, जैसे ये खुला हुआ पासा है, देखो इस तरह से खोल दिया, 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 कई सारे तरीके में देखो खोल रखे हैं सवाल ने, आगे अपन इन पे बात करेंगे आगे चल के। देखो अलग अलग तरीके से बस खोल रखा है सवाल के अंदर, जिधर मर्जी आए उधर ही खोल दिया, जिधर मर्जी करे उधर ही खोल दिया पासे को। तो इसमें क्या करता है, एग्जामिनर बंद करवा के पूछता है भाई इनमें से कौन सा पासा सही है, बंद करने पे इनमें से कौन सा पासा सही होगा, बंद में करने पे कौन सा पासा सही होगा। ऐसे एग्जामिनर तुम लोगों से पूछता है सवाल। तो आओ यहाँ एक छोटा सा नोट लिखवाता हूं, जिससे पूरा पूरा ओपन डाइस खत्म हो जाएगा। मात्र 20 मिनट की बात है, खत्म हो गया, समझ लो चैप्टर। देखो ध्यान देना, एक लाइन लिखिएगा, ये नोट्स के फॉर्मेट में पूरा पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो भी मैंने शुरू शुरू में 11 रुपए वाले बैच की चर्चा करी थी, 11 रुपए गोलगप्पे की प्राइस जितना है, और उससे हम भी कुछ नहीं कमा रहे, तुम भी गरीब नहीं हो रहे। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे है कि बच्चा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, बच्चा रेस्पॉन्सिबल बने कि भाई 11 रुपए खर्च करे, मैंने मेरे को तो पूरा बैच पढ़ना है ऐसे प्रॉपर, बस इसीलिए है, बाकी कोई रीजन नहीं है उसको। 11 रुपए, 11 का फ्री भी हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो वो जो बैच मैंने आपको बताया शुरुआत में माई एप्लीकेशन पे, उस पर पूरी पीडीएफ चली जाएगी। तो इस पूरी पीडीएफ को आप लोग रिवाइज कर सकते हो, कभी भी अपने नोट्स को उठा करके क्वेश्चन वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, एक नोट डाल लो भाई, छोटा सा चिन्नू सा प्यारा सा नोट है, देखिएगा। नोट क्या कहता है, कभी भी कोई, कभी भी ओपन डाइस में, मैं इंग्लिश में लिखता हूं, हिंदी इंग्लिश मिक्स में, ताकि सारे बच्चों को समझ में आए। कभी भी ओपन डाइस में दो अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाली, अल्टरनेट फेसेस कभी भी मत लिखो, ओपन डाइस से शुरू करो इस लाइन को। ओपन डाइस में दो अल्टरनेट सरफेसेस या फेसेस अपोजिट होती हैं, हमेशा लिख लो, हमेशा, राइटिंग खराब होगी, हमेशा ओपन डाइस में दो अल्टरनेट फेसेस जो है अपोजिट होती हैं। समझ में नहीं आई गुरुजी बात, अभी समझा देंगे भाई। क्या कहा मैंने कि ओपन डाइस में कोई भी जो दो अल्टरनेट सरफेस है, जैसे ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये दोनों अपोजिट होंगी, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस अपोजिट होंगी, और बची हुई दोनों अपने आप अपोजिट हो जाती हैं। बची हुई चार में से चार, 6 में से 4 को अगर आपने अपोजिट पता कर लिया, तो बची हुई दोनों अपने आप ही अपोजिट है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक आने वाली सरफेस हमेशा अपोजिट होती है, एक के बाद एक आने वाली सरफेस हमेशा अपोजिट होती है, और बची हुई दोनों अपने आप अपोजिट हो जाएंगी। अपोजिट निकालना सीख रहे हैं, अपोजिट अल्टरनेट, एक के बाद एक आने वाली अपोजिट होगी, एक के बाद एक आने वाली अपोजिट होगी, और बची हुई दोनों अपने आप अपोजिट होगी। मैंने अपोजिट के अंदर सेम सिंबल यूज किया, राइट, समझने में आसानी हो। अल्टरनेट आर ऑलवेज अपोजिट, अल्टरनेट आर ऑलवेज अपोजिट, और बची हुई दोनों अपने आप ही अपोजिट। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया। तो मैं आपसे पूछूं अगर कि यार देखो सीधी बात, नो बकवास, मुझे बता दो इसमें कौन किसके अपोजिट है, 1 2 3 4 5 6, मैं पूछूं कि मुझे अपोजिट बताओ इसमें कौन कौन होगा, तो आप क्या कहोगे गुरुजी, आप इन्हें बताया कि अल्टरनेट आर ऑलवेज अपोजिट, एक अपोजिट है 3 के, अल्टरनेट आर ऑलवेज अपोजिट 4 अपोजिट है 6 के, और अल्टरनेट आर ऑलवेज अपोजिट 2 अपोजिट है 5 के। ये लो पता चल गया सब। अपोजिट निकालना ओपन डाइस में समझ में आया कैसे निकालते हैं अपोजिट।
अच्छा, कई बार क्या करता है स्ट्रक्चर थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है, जैसे ये तो मेन मेन स्ट्रक्चर है, बेसिक्स हैं, यहां तक तो हो गया। कई बार स्ट्रक्चर क्या करता है थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है, उनके लिए दो एक बातें और दिमाग में रखो। कॉम्प्लेक्स करने का मतलब है स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना दी, अब मैं यहां देख ही नहीं पा रहा कि अल्टरनेट कौन है। तो इक्की दुक्की बात और दिमाग में रखना, मेरी बात सुनो ध्यान से, कि अपोजिट सरफेस के कभी कोने टच नहीं होते, एज टच नहीं होती। कोने और किनारे कभी भी टच नहीं होते अपोजिट सरफेस के। भाई सीधी सी बात है, ऊपर वाली छत और नीचे वाली जो छत है, इसका ना तो कोई कोना टच हो रहा और ना कोई किनार टच हो रही, बिल्कुल अलग है, ऊपर वाले के नीचे के अलग है। तो ये बात विशेष ध्यान रखना एक तो, कि ये अपोजिट नहीं हो सकता इसके और इसके बिल्कुल भी 1% भी। पहली बात तो ये कि ना तो कोना टच हो सकता, ना ही किनार टच हो सकती। ठीक है, फिर बात ध्यान से सुनो, यह एक जेड मेथड यूज होता है। ये जेड मेथड कई तरह से लगता है, ऐसे लग सकता है, ऐसे लग सकता है, ऐसे लग सकता है, ऐसे लग सकता है। कहने का तात्पर्य मात्र इतना सा है, कहने का तात्पर्य मात्र इतना सा है, जेड बनाना है चार बुक की हेल्प से, जेड बनाना है चार बॉक्स की हेल्प से। ये देखिएगा ध्यान से, जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ जी बन रहा है साहब, है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है साहब। इस जेड का हेड और टेल अपोजिट होती है हमेशा। ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया, वो बेसिक था, ये थोड़ा एडवांस हो गया कि अल्टरनेट तो मिलेगा नहीं तुम्हें कुछ भी, एक को छोड़ करके एक सीधी लाइन में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक को छोड़ करके एक सा भी इसका अपोजिट हो ही नहीं सकता, कोना मिल गया। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल पे चला गया कि इसका हेड और इसका टेल अपोजिट होता है, इसका मतलब ये और ये अपोजिट होगा। ऐसे इस सवाल में कई सारे जेड बन सकते हैं। देखो जरा, ये भी तो जेड ही है भाई साहब, चार डब्बों से मिलके, है कि नहीं है? तो इसका अगेन हेड और टेल अपोजिट होंगे, और बचे हुए दोनों वैसे तो अपोजिट होते ही हैं, लेकिन फिर भी देखो इनका भी हेड और टेल मिल रहा है। कई सारे जेड बनाए मैंने, इसका भी हेड और टेल मिल रहा है। बोलो मिल रहा है नहीं बोल रहा? तो ऐसे बन जाए जेड, चाहे ऐसे बन जाए, चाहे ऊपर से बन जाए, चाहे उधर से बन जाए, जेड बनना चाहिए किसी भी एंगल से बन जाए, जेड का हेड और टेल अपोजिट होता है। ठीक है, चलो अब समझते हैं सवालों को। सवाल एग्जाम में किस तरह से आएगा और हमें सोल्व कैसे करना है। कोई भी सवाल आता है इस प्रकार से, पढ़ो एक बार सवाल क्या कह रहा है। पढ़िए एक बार। चार उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो उत्तर आकृति के एक डब्बे में मोड़ने पर बनेगी, एक डब्बे के मोड़ने पर बनेगी। पहली बात तो ये पंकज सर ने कहा है, ओपन डाइस के अंदर हमें अपोजिट का कैलकुलेशन करना है। कौन किसके अपोजिट है? अल्टरनेट आर ऑलवेज अपोजिट, तो दो अपोजिट होगा चार के। अल्टरनेट आर ऑलवेज अपोजिट, तीन अपोजिट होगा पांच के। अल्टरनेट आर अब बचे हुए दोनों अपोजिट होंगे, एक अपोजिट होगा छह के। ये तो हमें ओपन डाइस के अपोजिट निकालने आगे, आगे कि नहीं आगे? अब याद करो शुरू ही शुरू का कॉन्सेप्ट, दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकती, ना ही एक साथ छिप सकती। तो दो अपोजिट सरफेस कौन है? दो और चार हैं, तो दो और चार एक साथ दिख नहीं सकती हैं भाई साहब, किसी पे भी नहीं दिख रही। तीन और पांच भी एक साथ नहीं दिख सकती, तीन और पांच साहब इस पे दिख गई, ये थोड़ा एडिटिंग में हो गया पर ठीक है। तीन और पांच भी एक साथ नहीं दिख सकती, तीन और पांच और किसी पे नहीं है। एक और छह भी एक साथ नहीं दिख सकती, ये गलती है थोड़ी, एक और छह था यहाँ, ये भी एक साथ नहीं दिख सकता। और अगेन एक और छह, देखो छह दिख रहा है, पांच दिख रहा है तो तीन नहीं दिखेगा, ठीक है, चार दिख रहा है तो दो नहीं दिखेगा, छह दिख रहा है तो ये तो सही है, ठीक है। और तीन दिख रहा है तो पांच नहीं दिखेगा, चार दिख रहा है तो दो नहीं दिखेगा, एक दिख रहा है छह नहीं दिखेगा। यहां पर आप जो है ऑप्शन नंबर बी को सही मान लेंगे भाई, ऑप्शन नंबर बी को सही मान लेंगे। ओके, समझ लो यार, तीन और पांच एक साथ आ गई, थोड़ा बहुत एरर चल जाता है ऐसे कभी कभी। एक और सवाल देखते हैं, आओ। अच्छा, थोड़ा ही ज्यादा हाई लेवल हो गया, इसको दोबारा पढ़ेंगे। ये कुछ कुछ सवाल जिनमें खाली डब्बे ज्यादा होते हैं ना,
ये तो चलो आसानी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल होंगे चार चार खाली डब्बे देखने को मिलेंगे, उन पर भी हमें बात करनी है। वो थोड़ा हाई लेवल हो गया, उसको फिर आखिरी में एक साथ पढ़ेंगे। एक बार इजी वाले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और सवाल है सेम उसी पैटर्न पर बेस्ड है कि भाई ओपन डाइस है, इसके अंदर बताओ मोड़ के इनमें से कौन सा पासा बनेगा। तो मैंने आपको बता सॉरी, मैंने कहा आपको कि ये दो स्टेज में कंप्लीट होता है सवाल। पहला स्टेज तो ये है कि आपको अपोजिट निकालना है। 5 और 2 अपोजिट होगा साहब, अल्टरनेट है तो अपोजिट होगा ही होगा। 3 और 4 अपोज अल्टरनेट है तो अपोजिट होगा ही होगा। और बची हुई दो संख्याएं अल्टरनेट है तो अपोजिट होंगी होंगी। ठीक है। अच्छा, पंकज सर ने कहा था दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिख भी नहीं सकती, एक साथ छिप भी नहीं सकती। 5 और 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिख गई तो अपोजिट कहां रही? नहीं रही। ये लो, 3 और 4 अपोजिट है, किसी भी पासे पे नहीं आ रही। 1 और 6 भी अपोजिट है, इस पासे पर आ गई ये भी नहीं पॉसिबल, और इस पे एक साथ आ गई ये भी पॉसिबल नहीं है। तो साहब सिर्फ और सिर्फ पासा नंबर 2 ही सही है। आप में से कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर बच्चे हैं थोड़े बहुत, जो कि उम्मीद कर रहा हूं मैं इस क्लास में होने चाहिए, तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाया करो। 1 घंटे 5 मिनट पे सवाल नंबर इसका आंसर बी है, ऐसे दिखाया करो, थोड़ा ऐसा लगे मुझे कि हाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ साथ। अगला सवाल मात्र 15 मिनट का हो रहा है, फिर ये लेक्चर खत्म हो गया अपना। आइए एक और सवाल इसमें पूछा गया। अच्छा, कई बार अपोजिट पूछ लेता, कई बार पासा बनाने के लिए नहीं बोलेगा, बोलेगा ई के विपरीत बताओ क्या होगा। बताओ जरा क्या होगा गुरुजी, क्या क्या है, क्या क्या है? ए अपोजिट है, ओके, क्योंकि अल्टरनेट है। ए और ओ अपोजिट हो गए। आई अपोजिट है जेड के, क्योंकि अल्टरनेट है। और बचे हुए दो अपने आप ही अपोजिट हो जाएंगे। ये लो, ई और यू अपोजिट हो गए, तो साहब यू आंसर आ गया। ओपन डाइस, ये लो ओपन डाइस क्या है? कुछ भी नहीं है। एक और सवाल हो जाए इसी बात पे। एक मिनट, कोई बच्चा ऐसे कहे नाना गुरुजी मेरी अंतरात्मा से देखो मैं तो जेड बनाऊंगा। जेड बना लो भाई। जेड का हेड और टेल अपोजिट होगा, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आओ अगला सवाल। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लाइव है। देखिए अब जरा, एन और एस अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट्स आर ऑलवेज अपोजिट। अच्छा, टी और आर अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट आर ऑलवेज अपोजिट। और बचे हुए दोनों अपोजिट होंगे होंगे, जेड और के भी अपोजिट हो जाने वाले हैं। ठीक है साहब, पूछा क्या है, जेड के विपरीत क्या है किया जाएगा। ठीक है, आ जाओ। चलिए देखिए, वापस लगा दो। अल्टरनेट आर ऑलवेज अपोजिट, 5 अपोजिट हो जाएगा 4 के। अल्टरनेट आर ऑलवेज अपोजिट, 3 अपोजिट हो गया 6 के। और बचे हुए दोनों अपोजिट होंगे, एक अपोजिट हो गया 2 के। पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या है, एक होगा साहब, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। आ जाओ एक और सवाल। एक और सवाल। आ जाइए भाई, देखिएगा। ई अपोजिट है जेड के, ई और जेड अपोजिट है। ठीक है साहब, देखो जरा ऑप्शन में है कहीं ई और जेड? नहीं है। ठीक है, एक्स अपोजिट है आर के। एक्स और आर है क्या कहीं अपोजिट? हाँ है, ये लो बस यही अपोजिट आंसर आ जाएगा। एक्स अपोजिट है आर के, और बच्चे हुए दोनों अपोजिट होंगे, क्यू अपोजिट हो गया ए के, जो कि ऑप्शन में नहीं है। राइट, ये लो साहब, ऑप्शन नंबर सी इज डेफिनेटली राइट आंसर फॉर दी क्वेश्चन गाइस। अगला सवाल, एक और सवाल हो जाए भाई, बताइए। देखिएगा, अल्टरनेट आर ऑलवेज अपोजिट, एट द रेट अपोजिट है परसेंटेज के। अल्टरनेट आर अपोजिट, हैशटैग अपोजिट है इस सिंबल के, और बचे हुए दोनों अपोजिट होंगे, ये अपोजिट है इसके। राइट, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया भाई। इनमें से कौन सा अपोजिट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पर आ जाओ, इसमें बताइए स्टार के अपोजिट क्या होगा। बड़ा बेसिक सा है, स्टार के अपोजिट उसके अल्टरनेट वाला है पेंटागन होगा, खत्म। ठीक है, आ जाओ एक और सवाल।
इनमें से बोला है उत्तर आकृति में कौन सा प्रश्न खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। ध्यान देना, तीन बन सकते हैं, एक ऐसा है जो नहीं बन सकता। ढूंढो कौन सा है वो, वही सही जवाब होगा। जो नहीं बन सकता वही सही जवाब होगा। ए नहीं बन सकता भाई, क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट हैं, अल्टरनेट अपोजिट हो गए। अरे देखो इसमें एक साथ आ गया, तो ये नहीं बन सकता और यही आंसर हमने को चाहिए, नहीं बनने वाला ही चाहिए, बस हो गया आंसर, ये खत्म। एक और हो जाए, सेम ही स्ट्रक्चर है, सवाल बदल दिया गया है, मतलब स्ट्रक्चर थोड़े से बदलाव किए गए हैं। कौन सा नहीं बन सकता इस बार फिर पूछ लिया है, बताओ जरा। सवाल अलग है भाई पिछले से ही। हम्म, देखिएगा सवाल क्या कहता है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो साहब ऐसा पासा जिसपे डॉट और क्रॉस आ रहा हो एक साथ, वो नहीं बन सकता। डॉट क्रॉस नहीं आ रहा, डॉट क्रॉस नहीं आ रहा, डॉट क्रॉस नहीं आ रहा, ठीक है। स्टार और ये चार डॉट आ रहे हैं, वो भी नहीं बन सकता। स्टार चार डॉट, स्टार चार डॉट नहीं आ रहा, ठीक है। और ये लाइनिंग और हेक्सागन एक साथ आ जाए, वो भी नहीं बन सकता। तो भाई साहब ये नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जो नहीं बन सकता, बाकी सारे तो बन पा रहे हैं। नेक्स्ट, चलिए अगेन वही बात पूछिए, कौन सा नहीं बन सकता, ढूंढो। स्टार और सर्कल अपोजिट अल्टरनेट है और ये अपोजिट होंगे, ये एक साथ आगे तो नहीं बनेगा। स्टार और सर्कल है क्या कहीं पे? कहीं नहीं है साहब। ये डॉट और प्लस आ गए, वो भी नहीं बनेगा। डॉट और प्लस आ रहे हैं कहीं पे, नहीं बन सकता, ठीक है। डब्बा और लाइन एक साथ नहीं आ सकती। तो देखो, डब्बा लाइन इसमें नहीं है, डब्बा लाइन इसमें नहीं, इसमें है। ये थोड़ी तिरछी रूप में दिख रही है आपको। अगर आप इसको इस तरफ से मेरी तरफ से देखोगे, स्क्वायर ही है, दिखने में रेक्टेंगल है। क्वाड्रिलेटरल है पर क्वाड्रिलेटरल देखो सवाल में कहीं नहीं है। तो ये स्क्वायर हो गया, ये लाइन हो गई, ये एक साथ नहीं आ सकते और नहीं आ सकते, तो ये नहीं बन सकता और नहीं बन सकता, तो यही आंसर सही है, क्योंकि सवाल में नहीं बनने वाला ही पूछा गया है। बोलो हाँ कि ना। चलो एक और हो जाए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चैप्टर खत्म होने वाला है बस आपका। देखिएगा, या तो आप डायरेक्ट जेड बना लो, जेड बना लो भाई, क्या दिक्कत है, ये लो जेड बना लो, तो क्यू और एन अपोजिट हो जाएगा। या फिर आप क्या करो, एन आंसर आ गया वैसे तो। या फिर आप क्या करो, अल्टरनेट वाला मेथड यूज करो। अल्टरनेट आर ऑलवेज अपोजिट, ओ अपोजिट एल के। अल्टरनेट आर ऑलवेज अपोजिट, पी अपोजिट एम के। और बचे हुए दोनों अपोजिट हो जाएंगे, क्यू अपोजिट एन के। ये लो साहब, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पर आ जाओ। ओके, अगेन पूछा गया है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ओपन डाइस एक्सपर्ट हो गए कि नहीं हो गए? भाई अपोजिट पूछे तो बना सकते हो, बंद करने के लिए बोल के पूछे सही वाला कौन सा है तो बना सकते हो, पूछ ले गलत वाला कौन सा है तो बना सकते हो गए सारे सवाल सोल्व। एक वो शुरू में जो बताया मैंने हाई लेवल थोड़ा सा, उस पर भी चर्चा करेंगे। वैसे दो एक सवाल डाले हैं आपके लिए। आइए, कौन सा नहीं बन सकता अगेन ये पूछा गया है। तो देखो जरा, ये दोनों अपोजिट होंगे क्या? हाँ जी। तो सर्कल और डब्बा एक साथ कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा गुरु जी, ठीक है। प्लस और चार डब्बे, प्लस और चार डब्बे नहीं आ रहा, प्लस और चार डब्बे नहीं आ रहा, प्लस और चार डब्बे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। क्रॉस और बराबर वाली सिंबल, क्रॉस और बराबर ये आ गए साहब, तो ये नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड, गिवन सवाल। आइए, ये भी आसान है। पांच के विपरीत क्या होगा? पांच के विपरीत छह होगा साहब, ऑप्शन नंबर डी। चलो, अच्छा ये भी सवाल हो गया। और ये ओके, एक बार मैं वो उस सवाल को कराता हूँ शुरुआत वाले को, बस फिर तीन एक सवाल है, फिर ऑफ करेंगे अपन क्लास को। इतना ही है, कंप्लीट होने वाला है अपना ये लेक्चर आज का। चलिए भाई, ये सवाल पे चर्चा कर लेते हैं पहले तो। ज्यादा हाई फाई नहीं है ये, ऐसा मत सोचो कुछ ज्यादा हाई फाई, पर खाली डब्बे होते हैं तो थोड़ा अलग से सोचना कई बार पड़ जाता है। देखो पहले तो उसको सोल्व कर लो। डॉट और खाली डब्बा एक साथ चाहिए हमें, ठीक है साहब। डॉट और खाली डब्बा एक साथ चाहिए, ठीक है। सर्कल और खाली डब्बा भी एक साथ चाहिए, सर्कल और खाली एक साथ मतलब अपोजिट। और बचे हुए दोनों भी एक साथ चाहिए, मतलब प्लस और खाली डब्बा एक साथ चाहिए, राइट? ऐसा ही सवाल है क्या? हाँ जी बिल्कुल साहब, ऐसा कैसा ही है। अपोजिट निकाल लिया ना अपन ने सारे, ठीक है। ये बोल रहा है भाई प्लस चाहिए एक जगह, प्लस चाहिए एक जगह, और दो खाली डब्बे चाहिए एक जगह। क्या ऐसा बन सकता है? तो हम क्या करेंगे भाई, इस प्लस को उठा लो, इस खाली डब्बे को उठा लो, इस खाली डब्बे को उठा लो। सवाल के अंदर ये बनाया जा सकता है,
कभी गलत करने की कोशिश नहीं करनी है, बनाने की कोशिश करनी है ना, बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है साहब, ये बनाया था वो, और कई बार वो ऑप्शन पे भी डिपेंड करना है, भाई बनानी करनी है कि नहीं बनानी करनी है। अब तीनों ऑप्शन में मान लो तीन ऑप्शन ऐसे जो बन सकते हैं साहब, तो आपको फिर ऐसा देखना होगा कौन कौन सा नहीं बन सकता, हटाओ उन सबको। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हाँ साहब, जबरदस्ती बनाया जाए तो बन सकता है कि भाई ये दो खाली डब्बे रख लें अपन और ये एक प्लस रख लें तो ये बन जाएगा, लेकिन अगर ये प्लस हो गया कोई खाली डब्बा ये वाला आ गया तो ये नहीं बन सकता। तो मतलब ये बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, हम जरूरत के हिसाब से काम में ले लेंगे, फिलहाल के लिए सही और गलत दोनों हो सकता है ये। ठीक है, आओ दूसरा बोलता है कि एक प्लस हो गया, एक सर्कल हो गया और एक खाली डब्बा हो गया। एक सर्कल मान लो, ये मान लेता हूं, एक प्लस हो गया और एक खाली डब्बा हो गया, तो मैं ये खाली डब्बा, ये प्लस और ये यूज कर रहा हूं, तो मैं इस बार बना भी सकता हूं, और मान लो खाली डब्बा यूज कर ले तो नहीं भी बना सकता, मतलब बन भी सकता है नहीं भी बन सकता गुरुजी। ठीक है, और इस केस के अंदर खाली सर्कल डॉट और खाली डब्बा, सर्कल डॉट खाली डब्बा यूज कर लूंगा तो बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, कौन से ये तो सारे ही बन गए। उस बॉक्स का चयन करिए जो एक तरफ कागज की दी गई शीट को बने बॉक्स के समान है। तो भाई ये सारे ही बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते, इसको एडिशनल थोड़ा ऑप्शन डाल लेंगे तो बेटर रहेगा। बेटर क्या रहेगा, अब इसको होल्ड कर लो यहीं पे। ठीक है, हम जो है इसके अंदर अब मोस्ट केस अगर हम देखेंगे तो यही सबसे ज्यादा नहीं बनने के चांस है, क्योंकि दो खाली डब्बे हैं, इन दोनों में से कोई सा भी आ गया, ये और ये आ गया तो गया, ये और ये आ गया तो गया, बस ये दोनों आएंगे तो नहीं बन सकता। इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए है, वैसे सटीक नहीं है पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो इसको अपन इतना ही रख के आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और लेते हैं जिसके अंदर जो है वो सिमिलर फिगर्स थी अभी, राइट। सिमिलर फिगर्स का मतलब ये वाला सवाल, इसको देखते हैं आओ। ट्राइंगल ट्राइंगल अपोजिट होंगे क्या, हाँ जी साहब। ट्राइंगल ट्राइंगल अपोजिट होंगे, हाँ जी साहब। और सर्कल सर्कल अपोजिट होंगे, हाँ जी साहब। मतलब दो सर्कल आ गए तब तो कोई केस बचता ही नहीं है कि ये सही हो जाए, तब तो कोई केस बचता ही नहीं है कि ये सही हो जाए। ठीक है, अब सुन लो छोटी सी बात, कोई भी ट्राइंगल जो है कोने की तरफ मुंह नहीं करेगा, कोने की तरफ मुंह नहीं करेगा, या तो मुंह करेगा वो सरफेस की तरफ, या वो जो पीछे का हिस्सा है वो भी सरफेस की तरफ मुंह करेगा, कॉर्नर की तरफ किधर ही मोड़ लो किधर ही देख लो, कोने की तरफ कोई भी ट्राइंगल मुंह नहीं करेगा, तो इसलिए ये कारण गलत हो गया। इनमें थोड़ा अलग तरह से सोचना होता है हमें सवाल में जहां सिमिलर स्ट्रक्चर्स आए। ठीक है, और इस केस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो जब आप इसको लेयर को मोड़ोगे तो कोई भी ट्राइंगल ऐसा नहीं हो सकता कि एक सीधा हो जाए एक उल्टा हो जाए। अगर मान लो इस पे होता तो आप कह सकते थे कि भाई एक सीधा हो सकता है एक उल्टा हो सकता है, लेकिन चारों ऐसे हैं और चारों लेयर्स को आप अंदर की तरफ फोल्ड करो चारों का मुंह ऊपर ही रहेगा, एक भी मुंह ऐसे नहीं है कि घूम के नीचे चला जाएगा, तो भाई एक सीधा और एक उल्टा नहीं आ सकता। और ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अब आप ये सोचोगे कि ये सर्कल आया है, ये ट्राइंगल आया है और ये ट्राइंगल आया है, और ये तीनों अलग अलग चीजें आ गई, ये आंसर सही हो गया। यहां आपको बनाने की कोशिश करनी थी, समझ में आया। ठीक है, एक और हो जाए इसी पैटर्न पर बेस्ड, ये सवाल हो गया। हाँ इस तरह से होते हैं ना, उस पहले पहले सवाल के क्वेश्चन आंसर ऑप्शंस तो ज्यादा बेटर रहते हैं। इसमें क्या है भाई, कोई बन सकता है कोई नहीं बन सकता, तो आपको बनाने की कोशिश करनी है कि भाई कौन कौन सा बन सकता है उसके साथ जाएंगे। अगर बन सकता है और नहीं बन सकता दोनों केस तो बनने वाले के साथ में हम जाएंगे। देखिएगा जरा, आओ। खाली डब्बा और सी अपोजिट है, खाली डब्बा और सी अपोजिट है, बी और खाली डब्बा अपोजिट है, और ए और खाली डब्बा अपोजिट है। ये लो भाई देखिएगा, देखना जरा, ए बी सी आया तो एक इसमें से उठाए एक इसमें से उठाए एक इसमें से उठाए, बन सकता है 101% बन सकता है, कोई रोक ही नहीं सकता। ये कह रहा है ए बनेगा ही नहीं, गलत हो गया। ये कह रहा है कोई नहीं बनेगा, ये गलत हो गया। ठीक है, आओ दूसरे को चेक करते हैं। भाई बी सी और खाली डब्बा, तो बी यहां से उठा लिया मैंने, सी यहां से उठा लिया, खाली डब्बा मैं यहां से उठा सकता हूं, मेरा बन सकता है ये केस, तो जितना बन सकता है उतना बनाना ही है, छोड़ना नहीं है। बन सकता है साहब। दूसरा भी, तीसरा देखो, एक खाली डब्बा खाली डब्बा, तो मैं ए यहां से उठा लूंगा, एक खाली डब्बा यहां से उठा लूंगा, एक यहां से, तो बन सकता है ये भी। ठीक है साहब बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। तीनों खाली डब्बे, भाई एक खाली डब्बा ये हो गया, एक ये होगा, एक ये होगा, तीनों उठा लेता हूं, ये भी बन सकता है, तो सारे के सारे बन सकते हैं साहब। ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। उस वाले सवाल में ऐसे ऑप्शन होते हैं ऑल ऑफ दीज, तो सही रहता, या वो ऑल ऑफ दीज एक ऑप्शन डाल ही लो उसमें। ठीक है, लगभग लगभग 1 घंटा और 19 मिनट आपकी हो चुकी हैं और हमारा डाइस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस डाइस में कुछ भी नहीं बचा जो आपने नहीं पढ़ा, हर तरह का केस पढ़ लिया। क्लोज्ड डाइस का केस पढ़ लिया, ओपन डाइस का केस पढ़ लिया, क्लोज के केस के अंदर 1 2 3 कॉमन, 1 कॉमन 2 कॉमन नो कॉमन केस पढ़ लिया, ओपन के अंदर सारे केस पढ़ लिए, और आखिरी में जो है हमने कुछ स्पेशल केस के सवाल भी कर लिए, जेड बनाने वाले केस भी कर लिए हैं।
सब कुछ आपका मैंने कवर करा दिया है। अगला जो वीडियो आएगा वो किसी और बेहतरीन चैप्टर का आएगा, और वो चैप्टर का वीडियो जो है अगले संडे आपको मिलेगा, मतलब अब से लगभग 5-6 दिन बाद में वो वीडियो मिल जाएगी। इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप रैंडमली कहीं ढूंढ रहे हैं इस वीडियो को, ये मिल गया है आपको, तो जाइए सरकारी नौकरी अपडेट्स के ऊपर जो है जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां हमारे रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। और क्लासेस अब जो है लाइव चलेगी एक डेली, तो आप उस एक क्लास को तो डेली लाइव देखो, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो सुबह 8 बजे आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट का डेली मिलता रहेगा। तो आपको जो है और ज्यादा आसानी होगी, और ज्यादा बेहतरीन लेवल पर आप चीजों को तैयार कर सकते हो, और आप पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेहतरीन लेवल की चीजें धीरे धीरे कर रहे हैं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं छोटी क्लास के कई सारे पार्ट नहीं डालने के बजाय एक ही क्लास के जो है वो, मान लो एक क्लास मुझे जैसे आज बोला तो सर ने ये था कि भाई 40 मिनट की रिकॉर्ड कर लो, क्लास बहुत है, दो क्लासेस में आप कंप्लीट कर देना। लेकिन मुझे उससे बेटर ये लगा कि मैं 1 घंटे 20 मिनट की क्लास रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और एक ही क्लास दे देंगे बच्चों को, ताकि बच्चों को एक साथ एक जगह सब कुछ मिल जाए। अगला चैप्टर मान लो कोई 3 घंटे का हुआ, तो मैं वो 3 घंटे का रिकॉर्ड करके डालूंगा आपके लिए। 3 घंटे लगातार बोलना बहुत बड़ी बात होती है, वैसे लाइव क्लास में बोलना और रिकॉर्डेड में बोलना दोनों अलग अलग बातें, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं आपके लिए कि ज्यादा बेटर से बेटर प्लानिंग आपको दे सके, बेटर से बेटर चीजें आपको दे सके हम। तो इसीलिए जो है रिकॉर्डेड करके ही आपको क्लास मिलेगी, और डेली बेसिस पर एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। प्लस जो है आप लोगों के डेली बेसिस पर बहुत सारे सवाल होंगे, 4200 सवाल हर एक चैप्टर से हर एक सब्जेक्ट के टोटल मिलाकर के 4200 सवाल होंगे, और ये सारे के सारे सवाल जो है वो आपको सिलेक्शन बैच के अंदर माई राइजिंग डी एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाने वाले हैं। ये नोट्स बैच रहने वाला है, इसके अंदर प्रॉपर इस क्लास की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी मात्र 11 रुपए में। सारी एक जगह पर सारी क्लासेस आपको देखने को मिलने वाली हैं। जब भी आप एनरोल करेंगे, इससे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको रहेगा। ये कहां पर ये बैच है आपका, मात्र 11 रुपए का, ये माई राइजिंग डी एप्लीकेशन पे है बेटा जी। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के ऊपर है। बोलो बात समझ में आई क्या, हाँ कि ना? बिल्कुल साहब। इसी के साथ जाकर के आप लोग एनरोल करिए। फिर भी कोई डाउट रहता है, दिक्कत रहती है, परेशान रहती है, तो आप इन नंबर पर संपर्क साध सकते हैं कि भाई मुझे ये दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, क्लासेस कैसे हैं कैसे नहीं है, तो सारी समस्याओं का समाधान यहाँ हो जाएगा। और रेगुलर बेसिस पे आप क्लास लीजिए। हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी भी थोड़ी बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये 1 घंटे 21 मिनट के अंदर हमने कंप्लीट डाइस जीरो से हीरो सीख लिया है। आप अब कुछ भी लगाओ, कहीं से भी लगाओ, कितना ही लगाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। मस्त सवाल जो है आप लोगों के लिए आराम से आप लोग लगा सकते हो। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया है, आज की मेरी बातें आपको समझ में आई हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। मुलाकात होगी अब आपसे अगली क्लास में एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, बाय।